लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज मैं जो तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ वैसे तो मैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बताने वाला हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने इफेक्ट ऑफ फोर्स मेरे से अच्छे से पढ़ा होगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ने की वजह से आपके लिए मतलब ये क्या कहते हैं अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स ये आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है ना। लेकिन सबसे पहले अनबैलेंस फोर्स से समझने से पहले आपको बैलेंस फोर्स समझना पड़ेगा कि बैलेंस फोर्स होता क्या है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी टफ नहीं इसमें। और एक बार जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो फिर हमारा चैप्टर थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर ना जाने हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉस पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन बैलेंस तो इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे चैप्टर में यूज होने वाला है वो तुम्हारा अनबैलेंस फोर्स स्टार्ट होने वाला है कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। लेकिन बैलेंस समझ लोगे तो अनबैलेंस फोर्स तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी मैं स्टार्ट करूं? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो, जो भी तुम्हारी पर्टिकुलरली कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा ग्लास है ना, या फिर जैसे मान लो मैंने बोल दिया ग्लास है, या फिर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा ये चश्मा है या फिर कुछ भी है। ठीक है, ये रखा हुआ है ना, ये तुम्हारा मूव नहीं कर रहा। मैंने बोला कि एकदम रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा। तो जब मैं बोलता हूँ मूव नहीं कर रहा, ये सारी चीजें नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, अभी मैं फोर्सेस के बारे में बताऊंगी फोर्सेस क्या होता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं है ना, वो सारे फोर्सेस का जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं टोटल वैल्यू क्या है, तुम्हारी जीरो है। या फिर अगर जैसे मान लो कि मैं टोटल फोर्सेस नहीं बोलूंगा तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, रिजल्टेंट फोर्स बोल दूंगा। रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड दैट इज अ जीरो। तो इसी जीरो होने की वजह से, इसी बैलेंस फोर्स होने की वजह से जो भी पर्टिकुलरली तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो तुम्हारा मूव नहीं करता। वो क्या नहीं करता, वो तुम्हारा मूव नहीं करता। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो तुम्हारा हमेशा मतलब क्या कहते हैं आइडियल पोजीशन में रहेगा, एकदम मूव नहीं करेगा। अब अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि क्या हमेशा हर कंडीशन मूवी वाली नहीं होगी, कि मतलब सारा ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो नहीं। इसके अलावा एक और चीज भी है, हो सकता है तुम्हारी बॉडी मूव भी कर रही हो, लेकिन वो जो बॉडी मूव कर रही हो कैसी मूव कर रही हो तुम्हारी, वो एकदम मतलब क्या कहते हैं यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो। कैसे फॉर्म कर रही हो, यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि वो पोजीशन ए पोजीशन से तुम्हारा बी पोजीशन से जा रहा है और उसने 3 लाइन को क्रॉस किया, लेकिन हर एक केस में उसका मतलब क्या कहते हैं 1 किलोमीटर आवर की स्पीड थी। क्या थी? हर हर एक उस स्टेज में उसकी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो हम देखेंगे कि यार उसकी जो तुम्हारी स्पीड थी वो यूनिफॉर्म स्पीड थी, मतलब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी। तो अगर मान लो कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, उसमें कोई भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो उसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार उसमें जो भी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है या फिर उसमें जो भी रिजल्टेंट फोर्स है जीरो है। तो जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी होती है मूव नहीं करती है ना, नॉट मूविंग है ना। बॉडी क्या चीज है, वो तुम्हारी मूव नहीं कर रही है। और अगर मान लो कि वो मूव कर रही है, अगर मान लो कि मूव कर रही है, तो फिर वो कैसे मूव कर रही है, वो तुम्हारी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये आएगा कि भैया हमको समझ में आ गया कि बॉडी मूव इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, और बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली इस वजह से मूव कर रही क्योंकि उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो तो वही है। मतलब कि ये फोर्स ऐसा लग रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जा रहा है। तो फिर भैया ये फोर्स है क्या, मतलब ये कितने टाइप के फोर्सेस है, ये क्या चीजें हैं जो आप रिजल्टेंट फोर्सेस बता रहे हो, ये सारी चीजें बता रहे हो। तो देखो कोई भी बॉडी है, वो चाहे हम हो चाहे तुम हो चाहे जो कुछ भी हो, या फिर जो आसपास जो भी सराउंडिंग्स में जो भी मैटर रखा हुआ है, उन मैटर्स में एटलीस्ट तुम्हारे फोर फोर्स तो लगते ही लगते हैं। फोर से ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ एक कंपोजिशन ऑफ फोर्स की बात करता हूँ कि मतलब मेन मेन जो फोर्स है वो तो लगेगा लगेगा। अब जैसे मान लो कि मैंने कोई पर्टिकुलरली एक बॉक्स ले लिया है ना, और ये बॉक्स लिटरली बहुत भारी है, फील करो जैसे बहुत भारी ये चीज है। तो अगर मान लो कि इस बॉक्स की बात करते हो कि इसमें कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं, और ये बहुत भारी मतलब जिसको तुम मूव नहीं करा सकते। इसको ऑलमोस्ट मान लो कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा 100 kg का है, कितना 1000 kg का है। तो इसमें तुम्हारे चार फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है तुम्हारा, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, यार ग्रेविटी फोर्स होने की वजह से ये तुम्हारा जो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट है ये तुम्हारा नीचे की तरफ है, उठ नहीं रहा है, मतलब ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। लेकिन आज जब तुम मतलब क्या कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ोगे, तो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो जितना भी तुम एक्शन दोगे उसका तुमको अपोजिट रिएक्शन मिलना ही मिलना, और ये तुम्हारा हर जगह पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो रखा है, हर एक चीज में हो रखा है। तो अगर मान लो कि ग्रेविटी अगर किसी चीज को पुश करी तो ग्राउंड भी पुश करेगा। तो फिर ग्राउंड क्या करता है, वो भी अपना मतलब क्या कहते हैं पावर लगाता है, ग्राउंड भी अपने एक्सर्टेड एक्सर्टेड फोर्स लगाता है। तो चलो ठीक है, मैं ग्राउंड का भी एक्सर्टेड फोर्स लिख दे रहा है, ये चीज हो गया। अब अगर मान लो कि तुम बॉडी को पुश करने की कोशिश करो, मतलब कि धक्का लगाने की कोशिश करो, तो तुम धक्का यहां से लगाने की कोशिश करो। अब मैं बोल देता हूँ कि तुमने बॉडी को जो धक्का लगाया वो तुमने मतलब क्या कहते हैं कि 10 न्यूटन का लगाया,
मतलब फोर्स जो तुमने लगाया वो 10 न्यूटन का लगाया। देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अभी तुमको बाद में रटा दूंगा न्यूटन क्या होता है, ठीक है। तो अभी बस इतना जानो कि जब मैं बोलता हूँ किसी चीज को मैंने धक्का लगाया मतलब पुश किया, तो तुम क्या समझते थे? भैया आपने बताया था मेरे को कि पुश और पुल आपका फोर्स होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ मतलब क्या कहते हैं, जो आपका जो फोर्स मतलब फोर्स लग रहा है वो आपका 10 लग रहा है, लेकिन भैया फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। तो इसका मतलब है कि 10 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो। लेकिन मैंने बोला कि चलो ग्रेविटी आपके अर्थ की एक्सर्टेड फोर्स है वो बैलेंस हो जा रही है, और मैंने बोला कि बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि एक पुल फोर्स भी लग रहा होगा, जो कि इसको मतलब क्या कहते हैं, अपनी पोजीशन से हटने नहीं दे रहा होगा। तो वो पुल फोर्स तुम मुझे बता सकते हो कि वो पुल फोर्स कितने न्यूटन का हो सकता है? 10 न्यूटन। या वेरी गुड, टेन 10 न्यूटन का। है ना? वो किस चीज का होगा? वो तुम्हारा 10 न्यूटन का होगा। कि मतलब जितना तुमने पुश फोर्स लगाया उतना तुम्हारा पुल फोर्स लगा। लेकिन अब देखो, ये जो तुम पुश और पुल देख रहे हो ये कंडीशन टू कंडीशन वाइज भी होता है ना? जैसे मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट हवा में रखा हुआ है, हवा में उड़ रहा है, तुम अगर मतलब मैग्नेटिक के उसमें रखा है तब तुम धक्का लगा रहे हो तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोला कि इस समय वो तुम्हारा ग्राउंड में रखा हुआ है, तो ग्राउंड में जो जैसे मैंने बोला कि चलो पुश फोर्स कौन लगा रहा है, तुमने बोला ह्यूमन लगा रहा है। मैंने बोला पुश फोर्स ह्यूमन कैसे लगा रहा है, तुमने बोला भैया हैंड से लगा रहा है। मैंने बोला कि फिर पुल फोर्स कौन लगा रहा है, तो तुम बोलोगे कि भैया पुल फोर्स तो डिपेंड करता है ना कि कोई सामने वाला पर्सन है कि नहीं। लेकिन मैंने बोला कोई पर्सन नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? भैया पुल फोर्स लगा रहा है, आपका फ्रिक्शन लगा रहा है। अभी मैं तुम लोग को फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, या मैंने हल्का फुल्का तो मैंने पढ़ाया होगा कि फ्रिक्शन एक तुम्हारा अपोजिंग फोर्स होता है किसी भी मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए। कि मतलब किसी की अगर तुमको स्पीड कम करनी है तो इसका मतलब है कि तुम उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगाने लो। तो अगर मैं पुश कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं उसकी स्पीड बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मैं उसकी स्पीड बढ़ा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको एकदम ऐसा ऐसा पुल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा था, कि मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। तो अगर मैं मान लो कि यहाँ पुश फोर्स लिख रहा हूँ और यहाँ पुल की जगह अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स लिख देता हूँ, तो भी मतलब क्या कहते हैं, बात बराबर ही है, कोई चीज अलग नहीं होगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया बैलेंस फोर्स में? हाँ यस भैया। भैया। है ना? हाँ और भैया। देखो ये जरूरी भी नहीं है कि जैसे मैंने बनाया है वैसा ही तुम बनाने की कोशिश करो, ऐसा ही डायग्राम बनाने की कोशिश करो। लेकिन इसमें दो चीज तो एकदम सेम रहेंगे। दो चीज क्या सेम रहेगा? कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अगर जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बोला, मतलब ग्रेविटी तो हमेशा तुम्हारी डाउनवर्ड साइड रहेगी। इस चीज को हमेशा लगना कि ग्रेविटी हमेशा तुम्हारे सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाती है, मतलब नीचे जाती है, तो उसको हमेशा नीचे वाला सिंबल बताओगे। और ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि ग्राउंड अगर कोई एक्सर्टिंग फोर्स लगाता है, तो ग्राउंड को तुम हमेशा ऐसे सिंबल बनाओगे। तो सिंबल जो मैं बना रहा हूँ ना, जो एरो बना रहा हूँ कि नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, इस चीज को बड़ा क्लियरली बनाने की कोशिश करना ना। तो ग्राउंड एक्सर्टिंग फोर्स ये हो गया। अब अगर मान लो कि तुमने इस बार इधर से पुश फोर्स लगाया, तो यहाँ भी तुम पुश फोर्स लगा सकते हो, लेकिन इस बार फिर तुमको अपोजिट साइड में ऐसे सिंबल बना के तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने अपोजिटली फिर तुमने यहाँ मतलब क्या कहते हैं एज अ फ्रिक्शन फोर्स लगाया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, तुमको बैलेंस फोर्स के मतलब क्या कहते हैं एग्जाम्पल बताने लगूंगा। तो जैसे बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल भैया देखिए, हाँ बोलो बेटा। ये जैसे रुका हुआ है, मूविंग कर नहीं रहा है, तो इसे फ्रिक्शन फोर्स रख सकती है। क्या? हाँ फिर मतलब क्या कह रहे हो? ये रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तभी तो नहीं मूव कर रहा है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। अगर जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रखा हुआ है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यार हाँ, मतलब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये बॉल रखी हुई है, लेकिन तुम्हारी हवा तेज है। मैंने बोल दिया कि हवा तेज है, तो उस समय फोर्स कौन लगा रहा है? देखो विंड तो चलती ही हाँ रहती है ना? विंड हमेशा चलती रहती है। समझ में आ गया? विंड हमेशा चलती रहती है, मतलब जब भी अगर हम आप मान लो कि आप एयर के प्रेजेंस में हो, तो कहीं ना कहीं आपका पुश फोर्स तो लग ही रहा है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं पुश फोर्स लगा रहे हो, और उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश करता है फ्रिक्शन, कि ताकि आप मूव ना करो। लेकिन अगर आपको मूव करना होता है तो आप फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करते हो, क्योंकि फ्रिक्शन इस चीज पर डिपेंड करता है कि बेसिकली वो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आ रहा है। अब अगर जैसे मान लो कि तुम इधर साइड को जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे तुम इंसान हो, तुम इधर साइड को जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि आंधी इधर से आ रही है, तो उस केस में तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स कौन सा हो जाएगा? क्या तुम्हारा ग्राउंड हो जाएगा? क्या ग्राउंड नहीं होगा। उस समय फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा विंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब तुम्हारे मूवमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो यही चीज मैं तुमको तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं अगर मान लो कि मैं फ्रिक्शन फोर्स लिखता हूँ, तो तुम लोग तुरंत समझ जाना कि ये एक तरीके का ऐसा अपोजिट फोर्स है जो आपके मूवमेंट ऑफ बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है कि आप भाई मूव मत करो।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक उसकी लिमिट होती है, एक विंड की लिमिट है कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है, या फिर एक ग्राउंड है कि वो इतनी मतलब क्या कहते हैं, किसी को इतनी स्पीड से जाने जा सकता है, उससे ज्यादा दूर नहीं जाने जा सकता। अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो तुम्हारी विंड की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और तुम्हें मूव करना है, तुम्हें आगे जाना है, ए पोजीशन से बी पोजीशन जाना है, तो तुम मुझे खुद बताओ, क्या तुम इस फोर्स से कम मतलब क्या कहते हैं, ये जो विंड फोर्स लगा रहा है उससे कम फोर्स से मतलब अपनी ताकत लगाओगे, या उससे ज्यादा लगाओगे? उससे ज्यादा। उससे ज्यादा लगाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि तुम ना कहीं मतलब क्या कहते हैं उस फोर्स को ओवरकम कर रहे हो कि ताकि तुम अपने आप को मूव करा सको। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये तुम्हारा एक तरीके से अनबैलेंस फोर्स का होता है। लेकिन अभी मैं तुम लोग को अनबैलेंस फोर्स समझाऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले बैलेंस फोर्स समझो कि अगर मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा ही हुआ है, तो उस समय जो उसका रिजल्टेंट फोर्स है मतलब ग्रेविटी, और उसके अपोजिट में जो अर्थ एक्सर्टिंग फोर्स लगा रही है, और अगर मान लो कि अगर वो कहीं से भी अगर तुम्हारा पुश फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर तुम्हारा फ्रिक्शन भी अपने आप से कहीं भी फोर्स नहीं लगाता। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि पुश फोर्स जीरो है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी समाउ जीरो ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैंने बोल दिया कि ग्रेविटी अगर जीरो है, तो फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो अर्थ अपनी जो मतलब क्या कहते हैं रिएक्शन दे रही है, वो भी उसका भी पावर कितना है, जीरो, मतलब उसका भी मतलब फोर्स कितना है, जीरो है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? यस भैया। ठीक है, अच्छा देखो, अभी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ कि मेरे को बैलेंस फोर्स के एग्जांपल सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ दिखते हैं, तो सबसे पहले तो वही हो गया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो पता चल गया, या फिर कोई बॉडी स्टेडी है, रुकी हुई है, तो वो मूव पता चल गया। तो उसके एग्जांपल में सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि अगर जैसे मान लो कि कोई हैवी वेट है, और अगर हैवी वेट की कंडीशन में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो उस केस में मान लो कि मैंने पुश भी लगाया, फ्रिक्शन ने अपना काम भी दिखाया, तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं थ्रू आउट मतलब बैलेंस फोर्स हो गया। लेकिन मान लो कि मैंने बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं लेस हैवी है, तो लेस हैवी होने के चक्कर में क्या है, पुश फोर्स जितना भी लगाया जा रहा है उतना ही तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी चीजें मूव नहीं कर रही। जैसे मान लो कि तुम्हारी टेबल है, टेबल मूव नहीं कर रही है, लेकिन तुम मूव कराना चाहोगे तो मूव कर जाएगी, लेकिन बिना छुए भी नहीं मूव कर रही। क्यों? क्योंकि उसमें जितना विंड फोर्स या जो भी फोर्स लग रहा है वो उसको फ्रिक्शन कट आउट कर दे रहा है, ये सारी चीजें कर दे रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि जैसे बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, तुम उसमें पुश करने की कोशिश करो, तो तुम चाहे जितना पुश करो, फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो रखा है कि तुम उसको पुश ही नहीं कर पाओगे, ये चीजें। लेकिन अगर मान लो कि मैं हैवीनेस की बॉडी की बात कर देता हूँ, तो हैवीनेस में जो ज्यादातर कंडीशन आ जाती है वो बॉडी की वेट की वजह से ग्रेविटी का फोर्स बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ग्रेविटी का फोर्स बढ़ जाता है। देखो, ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो 9.8 न्यूटन लगाती है, इस चीज को अभी तुमको रटा दूंगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, 9.8 लगाती है। लेकिन जो तुम्हारा वेट होता है, तो हम उसको मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा मास होता है, मास के अकॉर्डिंग मतलब क्या कहते हैं हम फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा मास कितना है, ये सारी चीजें क्या है। तो यही हम बताते हैं कि जैसे मान लो कि अगर जैसे कोई बड़ी मतलब क्या कहते हैं, जैसे कोई मान लो कि कोई भारी ऑब्जेक्ट है, तो उस पर ग्रेविटी ज्यादा फोर्स लगाती है, तो जिसकी वजह से हम उसको मूव नहीं कर पाते। मतलब जो पुश फोर्स होता है वो फ्रिक्शन कम कर देता है। और क्यों कर देता है? क्योंकि तुम्हारी ग्रेविटी इतने ज्यादा फोर्स लगा रही है कि पहले तो तुमको उस ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा, फिर आगे की ओर धक्का देना पड़ेगा, है ना? जैसे मान लो कि मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि क्या है तुम्हारा, ये बारबल है, देखिए अब बारबल है और ये बहुत भारी है, ये बहुत ज्यादा भारी है। मतलब जैसे मान लो कि हम बोल देते हो कि ये तुम्हारा बारबल है, ठीक है, मतलब एक डंबल है या बारबल है, जो भी चीज है, ये बहुत ज्यादा भारी है और तुमको इसको मूव कराना है आगे, तो तुम इसमें क्या लगाओगे? इसमें तुम पुश फोर्स लगाओगे, और जब तुम पुश फोर्स लगाओगे तो इसके अपोजिट में जो जमीन में रखा होगा वो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि टायर या फिर मान लो कि गोल होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड में सबसे ज्यादा तब होता है जब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होता है सबसे ज्यादा उसके टच में होता है। लेकिन जब भी तुम सर्कल बनाते हो तो सर्कल के केवल भाग इतना टच में होता है, लेकिन अगर एक रेक्टेंगल होता है तो उसका भाग इतना ज्यादा टच में होता है। अच्छा मुझे बताओ, गाड़ी का पहिया स्क्वायर में क्यों नहीं होता, रेक्टेंगल ट्रायंगल मतलब क्या कहते हैं सर्कल में क्यों होता है? तो उसका मेन कारण यही है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, जो बेसिकली जो टायर है, वो केवल कम टच हो पा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि स्क्वायर का है, स्टेप ट्रायंगल का है, तो उसका ज्यादा वो लगेगा, तो इसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा, ये चीज बोल सकते हैं। लेकिन अच्छा चलो मान लो कि मैंने इस बार जो बनाया बारबल बनाया, डंबल जो बनाया, वो मैंने स्क्वायर शेप का बना दिया। क्या बना दिया? स्क्वायर शेप का बना दिया, ये इस चीज का बना दिया। तो अब अगर मान लो कि मैंने बोलिए कि बैलेंस फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्स करना है, तो मतलब क्या, तुम पुश लगाओगे, पुश फोर्स लगा रहे हो तुम, तो इसके हालात में तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, लेकिन फिर भी तुमने चाहा कि नहीं मेरे को उसको उठा के मतलब क्या कहते हैं मेरे को उसको अनबैलेंस ही करना है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम इसमें ग्रेविटी फोर्स भी लग रही है ना, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा भारी है। जैसे मान लो कि मैंने बोला 100 kg का, तो तुम क्या करने की कोशिश करोगे? सबसे पहले तुम उसको उठाओगे। उठाओगे क्यों? क्योंकि जैसे तुम उठाओगे तुम्हारे लिए फ्रिक्शन फोर्स खत्म। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो ग्राउंड में लग रहा था, एयर का उतना फोर्स लग नहीं रहा है, तो तुम बड़े आसानी से उठा के इसको आगे की ओर धक्का दे सकते हो। तो जब तुम इसको आगे की ओर धक्का दे सकते हो तो तुम किसी हिसाब से बॉडी को पुश कर सकते हो। तो ये चीज है।
तो अभी देखो, जब भी कोई वेट लिफ्टर किसी भी वेट को उठाता है कोई भी सर्टेन एक हाइट तक, है ना, जैसे हमने वो वाला वेट लिफ्टर वाला एग्जांपल देखा, तो अगर मान लो कि किसी भी एक सर्टेन हाइट तक उठाता है तो हमें मालूम है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो पुल फोर्स लगाता है, मतलब अपनी तरफ घसीटता है। बाद में जैसे ही ऊपर आता है वो तुम्हारा पुश फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? पुश फोर्स। तो वो पुश फोर्स की जब भी कंडीशन में होता है तो क्या करने की कोशिश करता है, मुझे बताओ, वो किस चीज का मतलब कौन सा फोर्स बैलेंस करता है? अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये वेट लिफ्टर है, ठीक है, तो सबसे पहले इसके पास डंबल ऐसे रखे हुए थे, लेकिन फिर उसने बाद क्या किया, इसी डंबल को ऐसे उठा लिया। तो जितने समय तक उस डंबल को उठा के रखा हुआ था, तो उस समय वो किस फोर्स को मतलब क्या कहते हैं बैलेंस कर रहा था? क्या वो तुम्हारे पुश को कर रहा था, कि वो तुम्हारे पुल को कर रहा था, या ग्रेविटी। फिर जो तुम्हारे रिएक्शन जो हो रहा था ग्राउंड की तरफ से उसको बैलेंस कर रहा था, या फिर तुम्हारे ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा था? बताओ मुझे। ग्रेविटी भैया को ग्रेविटी। ग्रेविटी। ग्रेविटी को कर ग्रेविटी। रहा था, है ना। तो वो बेसिकली ग्रेविटी को चैलेंज कर रहा था कि देख मैं ग्रेविटी को तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ इस वेट के अकॉर्डिंग, कि जिसकी वजह से मेरा बॉडी कैसा हो रखा है, वो बैलेंस में हो रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे इतना। हाँ भैया आ गया। अब देखो एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया टग ऑफ वॉर। तुम लोगों ने कभी नाम सुना टग ऑफ वॉर का? यार हम लोग स्कूल में वही कर रहे थे। ठीक है। हाँ टग भैया। टग ऑफ वॉर बेसिकली तुम्हारी एक रोप होती है, उसमें दो टीमें होती हैं, ठीक है। अब दो टीमें क्या करती है, आप आधी आधी बढ़ जाती है, मतलब वही दो टीमें होती हैं, वो आपस में रस्सी को घसीटती हैं बीच में, मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये रस्सी बना दी, तो बीच में एक धागा बांध देंगे। क्या बांध देंगे? एक बीच में धागा बांध देंगे, और एक बाउंड्री इधर सेट कर देंगे, एक बाउंड्री इधर सेट कर देंगे। अब जैसे मान लो कि ये प्रोमिता हो गई, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अभिषेक हो गया, और ये मान लो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यश हो गया, और ये तुम्हारा हो गया अनंत हो गया, और उसको घसीटने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान लो कि मैंने बोला कि जितने फोर्स अब ये अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करेंगे, मतलब कि पुल फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं? पुल फोर्स, कि ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके जैसे इसके पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा, वैसे ही मैच जीत जाएंगे। तो क्या करेंगे, प्रोमिता और मतलब क्या कहते हैं अभिषेक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा फोर्स? पुल फोर्स। तो ये जैसे ही तुम्हारा पुल फोर्स लगा रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और मैंने बोला कि यार ये जो धागा है अभी उसी स्टडी उस पोजीशन में है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यश और अनंत भी कितना फोर्स लगा रहे हैं? पुल फोर्स। वो भी एग्जैक्टली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मान लो कि टग ऑफ वॉर में रोप पुल की जा रही है, और दोनों ही टीम मतलब क्या कहते हैं एक दूसरे को मूव नहीं करा पा रही है, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स उनका बैलेंस क्या है, फोर्स। वो मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या उनका एकदम जीरो हो रखा है। मतलब 10 न्यूटन इधर है तो 10 न्यूटन इधर भी हो रखा है। यहाँ तुम्हारा ग्रेविटी और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ये दोनों ही तुम्हारा वर्क नहीं कर रहे। काफी बार ऐसी मूवमेंट होती है, या फिर एक ऐसी स्टेडी पोजीशन होती है जहाँ तुम्हारा ग्रेविटी का उतना रोल नहीं होता है, लेकिन हमको पता चल जाता है कि हाँ ये तुम्हारा बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना, वेरी गुड। अब देखो यही फंडामेंटल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नॉन मतलब ये सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में भी लगते हैं, कि अगर मान लो कि कोई बॉडी अगर तुम्हारी यूनिफॉर्मली मोशन में अगर मूव कर रही है तो ठीक है। अच्छा देखो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि अगर आपने कोई भी फोर्स लगाया है, या फिर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें कोई भी फोर्स लग रहा है, वो जितना भी फोर्स है या फिर जो भी रिजल्टेंट फोर्स है अगर वो जीरो है, तो इसका मतलब है बॉडी या तो तुम्हारी स्टेशनरी रहेगी, या तो वो फिर मतलब क्या कहते हैं रेस्ट कि में। वो या तो तुम्हारी मतलब रेस्ट, स्टेशनरी को मैं रेस्ट भी बोल दे रहा, या तो वो तुम्हारी रेस्ट में रहेगी, या तो फिर वो मतलब क्या कहते हैं यूनिफॉर्मली मूव करेगी। ये चीज हमें समझ में आ गया भैया, चलो वेरी गुड। अब देखो जरूरी भी नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं रेस्ट और यूनिफॉर्मली में मतलब तुम्हें होते हुए ना दिखाई दे, क्योंकि मूव नहीं कर रही, या मूव करे तो एकदम स्टडी मूव करे, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बैलेंस फोर्स लगाता हूँ तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट का अगर शेप बदल रहा है ना, शेप बदल रहा है इन द सेंस मतलब वो बदल गया ही नहीं है, मतलब वो अगर जैसे बदला और फिर उसके बाद वो फिर से दोबारा आ गया, तो जो इस तरीके के जो उसमें फोर्स लगता है उसको भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से बैलेंस फोर्स ही बोल देते हैं। जैसे मान लो कि तुम किसी भी रबर बैलून को या फिर स्पॉन्ज को अगर तुम स्क्वीज करते हो और अपने हैंड को मूव नहीं कर रहे हो, इस चीज को याद रख लेना, तुम अपने हैंड को स्टेडी रखे हुए हो और तुम अपने हाथों से उसको स्क्वीज कर रहे हो, तो बेसिकली उस समय जो मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ कि बैलेंस फोर्स किसमें लग रहा है, वो तुम्हारा हाथ नहीं, वो बेसिकली तुम्हारा एक स्पॉन्ज हो सकता है। या फिर मान लो कि मैंने एक बॉल ले ली, यार मतलब मैंने मान लो कि जैसे तुम्हारा एक बलून ले लिया, तो जब भी तुम बलून में जब भी तुम फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स कुछ ऐसी तरीके से लग रहा है कि तुम्हारी चारों तरफ से लग रहा है, क्योंकि अगर तुम एक तरफ से लगाओगे तो बलून फट सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। या फिर अगर मान लो कि दोनों तरफ से लगाते हो तो तुम कैसे करते हो, अगर फोर्स इधर से भी लगा रहे हो, इधर से भी लगा रहे हो, या फिर इधर से भी लगा रहे हो, या तो फिर इधर से लगा रहे हो। अगर तुम लोगों ने कभी भी जिंदगी में अगर प्रेशर बॉल देखी होगी जो मतलब क्या कहते हैं येलो कलर की होती है, उसमें स्माइली बना रहता है, ऐसा बना रहता है, ये चीजें बनी रहती है, तो वो किस वजह से होता है, जब आप उसको दबाते हो
तो वो एकदम चारों तरफ से एकदम दबने की कोशिश करती है, और फिर जैसे आप रिलीज करते हो वो फिर से वो आ जाती है। तो उसका मतलब उस कंडीशन में क्या है कि आप ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो उस समय वो ग्रेविटी नहीं है, बस वो पुश फोर्स है। यहाँ जो फोर्स लगा रहे हो वो कौन सा फोर्स है, वो भी पुश फोर्स है। यहाँ जो फोर्स लगा रहे हो वो भी पुश फोर्स है। यहाँ जो फोर्स लगा रहे हो वो भी पुश फोर्स है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हो तो बैलेंस फोर्स में हमेशा तुम्हारा ग्रेविटी वर्क करेगा, ये चीज नहीं है। मतलब जो भी उसकी चारों तरफ फोर्स लग रहा होगा, मैं जब भी बोलता हूँ ना रिजल्टेंट फोर्स, तो उसका मतलब आता है कि फोर फोर्स मतलब चारों तरफ जो फोर्स लग रहा है। अब वो चारों तरफ फोर्स जो होगा, अगर मान लो कि एक ऐसी कंडीशन की जहां तुमको ग्रेविटी ग्रेविटी या फिर दिख रही है तो ग्रेविटी का रोल होगा, तो अगर मान लो कि अगर कहीं ग्रेविटी का रोल दिखेगा तो तुमको वहां ग्राउंड का भी रोल दिखेगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैंने बोला कि ग्रेविटी का रोल नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारी बैलेंस फोर्स है, तो हो सकता है कुछ भी फोर्स लग सकता है। वो हो सकता है कि तुम्हारा फुल फोर्स हो, तो क्या हो, वो तुम्हारा फुल फोर्स हो। या फिर अगर मान लो कि वो फुल फोर्स नहीं तो वो तुम्हारा पुश फोर्स हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने एक पन्ना ले लिया है ना, एकदम ए फोर साइज पेपर का नहीं, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसका स्क्वायर शेप का है। मैंने बोला कि इधर से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रोमिता घसीटेगी, इधर से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अंश घसीटेगा, और अंश मतलब अभिषेक घसीटेगा, और इधर साइड से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो घसीटेगा अनंत घसीटेगा, और इधर साइड से मतलब क्या कहते हैं कुलदीप घसीटेगा। ये चीज है। और मैं बोलता हूँ कि सारे के सारे मतलब क्या कहते हैं इक्वली मतलब क्या कहते हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, मतलब सब 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या पन्ना तुम्हारा टीयर ऑफ होगा, फटेगा? नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब बस क्या कहते हैं खींचने की कोशिश करेगा, मतलब उसकी भी ताकत होनी चाहिए पन्ने की भी। लेकिन अगर ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो फट जाएगा, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि प्रोमिता ने 12 मतलब क्या कहते हैं 12 उसका लगा दिया, तो ये जो पन्ना इस समय ए पोजीशन में है वो तुरंत तुम्हारा बी पोजीशन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसने मतलब क्या कहते हैं सॉरी, जैसे मान लो कि इधर साइड को फोर्स लगा रही प्रोमिता, और ये जो अंश है वो अनंत इधर साइड को लगा रहा है, तो तुरंत चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर साइड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो बैलेंस फोर्स जब भी होता है तो बॉडी मूव नहीं करती, या तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं मूव करती है। इस चीज को याद रख लेना। लेकिन अगर मान लो कि बैलेंस फोर्स लग रहा है तो हो सकता है कि उस बॉडी की शेप बदल रही हो, तो अगर उस कंडीशन में अगर शेप बदलती है तो फिर ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं ग्रेविटी का वहां रोल ज्यादातर नहीं आता। ये चीज है। वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का फोर्स किस कंडीशन पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो तुम्हें कंडीशन जान के ही पता चलेगी। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो, और किसी को प्रोमिता, अभिषेक, कुलदीप, यश, आया समझ में जो समझाया मैंने बैलेंस फोर्स के बारे में? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। अब एक एक डायग्राम देखेंगे, एक एक मतलब वीडियोस देखेंगे ना, तो सारे हम लोग के जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है? अब जैसे मान लो कि ये एक लेडी है, ठीक है, अब 250 kg का वेट है, ठीक है। अब 250 kg की वेट में ये पहले पुश करने की कोशिश कर रही थी। क्या मान लो, जैसे मान लो कि पहले इसने पुश करने की कोशिश की, लेकिन जब ये पुश कर रही थी तो इसके अगेंस्ट में तुम्हारा ये जो ग्राउंड फोर्स है, ग्राउंड भी फोर्स लगा रहा था, तो ये पुश कर ही नहीं पा रही थी। तो उसने बोला चलो यार यहाँ तो ये बैलेंस फोर्स हो गया, एक काम करती हूँ, अब मैं मतलब क्या कहते हैं मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश करता हूँ। अब इसने क्या किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया। ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी ये काम नहीं कर पाई। तो फिर मतलब इस समय अगर देखा जाए तो इसने दो तरीके से फोर्स लगाने की कोशिश की। सबसे पहले तो इसने पुश फोर्स लगाया, तो भी काम नहीं आया इसका। इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसने पुल फोर्स लगाया, तो भी इसका काम नहीं आया। तो अगर जैसे मान लो कि मैं अभी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट को अगर तुम देखोगे तो इस समय पुश फोर्स नहीं लग रहा है। अगर मान लो कि हवा चल रही तब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पुश फोर्स लग रहा है, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि हवा नहीं चल रही है और बॉडी ऐसे रखी है तो भी बैलेंस फोर्स में, तो उस समय जो बैलेंस फोर्स में जो मतलब हो रखा है सबसे ज्यादा जो दो मेन फोर्स लग रहे हैं वो तुम्हारा ग्रेविटी और द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड लग रखा है। तो ये चीज है। तो याद रख लेना, जब कभी भी किसी किसी भी बॉडी में अगर कोई भी ऐसा फोर्स लग रहा है जिसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है, तो उसको हम लोग बैलेंस फोर्स बोल देते हैं। और जब भी कोई भी बॉडी किसी भी बैलेंस फोर्स के अंडर आती है तो वो अपनी पोजीशन को मूव नहीं करती है ना। ऐसा देखने में लगता है कि उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ना, ये चीजें। तो जैसे मान लो कि एक हैवी बॉक्स है वो तुम्हारा ग्राउंड में लाई कर रखा है ना, आप उसको मूव कराने की कोशिश करो, मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मूव कर पा रहा है? क्योंकि उसमें जो चारों फोर्स लग रहे हैं वो तुम्हारे उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, वो जीरो है। तो अगर मान लो कि इस फिर से पोजीशन में अगर मैं लेकर आता हूँ, फिर से तुमको दिखाता हूँ कि इसमें जो तुम्हारा कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो तुम्हारा पुश फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि तुम्हारे इस पुश के अगेंस्ट में लग रहा है, जो बॉक्स को मूव नहीं करने दे रहा। ग्रेविटी फोर्स लग रहा है जो कि तुम्हारे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है ना, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ये चीज कर रहा है। और जो फोर्स ऑफ रिएक्शन बाय द ग्राउंड है वो चीज लगा रहा है, वो उसको अपवर्ड साइड भेजने की कोशिश कर रहा है, ये चीज। एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला वो केस। तो अगर मान लो कि तुम तो ये डायग्राम बना नहीं पाओगे,
लेकिन अगर तुमको ऐसा दिखाना है डायग्राम में कि फोर फोर्स लग रहे हैं और फोर फोर्स एकदम इक्वल हो रखे हैं, तो तुम कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करना। ये एक तुम्हारा सूट केस है जिसका बॉक्स काफी हैवी हो रखा है, और उसमें जो भी फोर्स लग रहे हैं, फिर वो भले चाहे फोर्स जो तुम्हारा ग्राउंड की तरफ एक्सर्टेड हो रहा है, या फिर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्रेविटी की तरफ से जो एक्सर्टेड हो रहा है, या फिर जो तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, या फिर फोर्स ऑफ पुश है, वो चारों के चारों इक्वल है। लेकिन यहाँ इक्वल कैसे दिखाई नहीं दे रहा ना, ये चीजें तो बता नहीं पा रहा है। तो इक्वल ना दिखने के कारण इसने यहाँ बीच में क्या लिख दिया कि तुम्हारा हैवी बॉक्स है जो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपने यहाँ बीच में हैवी बॉक्स नहीं लिखा, तब आप उस केस में मतलब क्या कहते हैं ये वैल्यू लिख देना ऐसे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, है ना, 10 न्यूटन। तो वो चीज रहेगा। अगर आपको 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ये सब नहीं लिखना, तो फिर आप ऐसे यहाँ लिख देना कि बॉडी इज नॉट मूविंग। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया तुम लोग को? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ चलो वेरी गुड, हाँ है ना? भैया। अब देखो यही फंडामेंटल ये यहाँ भी हो रखा है ना? तो अभी देखो जैसे ये बॉडी है, ठीक है, तो इसने क्या किया, पुल किया, और पुल पुल के बाद इसने क्या किया, ये पुश किया, जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, ये इसने क्या किया, ये पुश किया, वेरी गुड। तो अगर जैसे मान लो मैंने इसको रोक दिया, तो ये अभी बॉडी इसकी नीचे नहीं आ रही है। बॉडी नीचे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इस समय बैलेंस फोर्स लग रहा है, और बैलेंस फोर्स कहाँ किसके किसके बीच में लग रहा है? क्या पुश और पुल हो रहा है? पुश और पुल तो हो रहा है, लेकिन उस पुश और पुल को हमने नाम क्या दे दिया, ग्रेविटी। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके बदले जो इस समय इंसान फोर्स लगा रहा है, इस समय तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्राउंड नहीं फोर्स लगा रही है उसको कि मतलब उसने मतलब फोर्स लगाया, नहीं, वो तुम्हारा इंसान फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पुश और पुल दोनों चीजें हो रहा है, लेकिन यहाँ जो मतलब एक तरीके से बैलेंस फोर्स होने की कोशिश हो रहा है। तो जो तुम पुश कर रहे हो वो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से पहली बात तो जब तुमने मतलब पहली पुल किया, तो जब तुम पुल फोर्स कर रहे थे तब तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट में गए, और फिर उसके बाद जब तुमने पुश फोर्स किया, टोटल फोर्स लगाया, तब तुमने मतलब क्या कहते हैं तब तुमने उसकी तरफ फिर से ग्रेविटी की तरफ लगाया, तभी तुम्हारी बॉडी क्या हुई, स्टेडी हुई। और अगर जैसे मान लो कि तुम एक लिमिट तक लगाओगे और जैसे तुमने लिमिट छोड़ी, वैसे वो क्या, वैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, मतलब कि ग्रेविटी ने अपना काम दिखा दिया। तो बाद में बैलेंस फोर्स हो गया, लेकिन पहले क्या था, बैलेंस फोर्स था। तो कभी भी आप अगर वेट को होल्ड करते हो कुछ हाइट तक ग्राउंड से, तो उस समय भी आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, वो जीरो होता है ना? क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। आप क्या करने की कोशिश करते हो, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट बैलेंस करने की कोशिश करते हो, ये चीज होता है। ठीक यही चीज आपका टग ऑफ वॉर में है ना? जैसे मान लो कि ये आपका क्या हो रहा है, ये टग ऑफ वॉर है। अब इसमें एक तरफ से रोप को, दोनों तरफ से रोप पुल की जा रही है, दोनों टीम में हो रखा है। अब इसमें जो रोप है वो आपकी मूव नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो आपकी मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों टीम में ने जो फोर्स लगाया वो एकदम बैलेंस फोर्स लगाया। तो बैलेंस फोर्स लगने की वजह से क्या है, वो आपकी चीज मूव नहीं कर रही है। तो देखो हम लोग को लगता है ना कि ऐसे ये शेर चीते, तो तुम देखो कितने बॉडी बिल्डर्स टाइप के लड़के हैं और घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, और बेयरली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लॉयन वगैरह, तो तुम्हारा फोर्स लगाने को मतलब उनके अगेंस्ट में फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लॉयन घसीट दे, मतलब लॉयनेस है, अगर ये घसीट दे तो फिर तो मतलब इन लोग का तो घसीट जाएंगे, तो फिर ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, है ना? ठीक वैसे जैसे ये देखो, इसको देखो, ये भी दोनों घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकदम इक्वल फोर्स लग रहा है, मतलब पुश मतलब सॉरी पुल फोर्स दोनों तरफ से एकदम इक्वल लग रहा है। तो याद रख लेना, जो तुम्हारा टग ऑफ वॉर होता है उसमें अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स एकदम जीरो रखा है, तो ना तो इसमें ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ना तो तुम्हारी ग्राउंड फोर्स लगा रहा है ना, ना तो तुम्हारे इसमें पुश फोर्स लग रहा है, इसमें पुल फोर्स लग रहा है, मतलब कि दोनों तरफ से पुल फोर्स लग रहा है। तो ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं है कि तुम याद रखोगे नहीं पुश के अगेंस्ट में पुल ही होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में अर्थ होगा, नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट में चारों तरफ फोर्स बस इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल हो गए तो इसका मतलब है कि एक तरीके से वो बैलेंस फोर्स है ना? ये चीज याद रख लेना। तो क्या यही चीज बताने कंक्लूजन क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि अगर मान लो कि जो तुम्हारा बैलेंस फोर्स है चारों तरफ, वो अगर आपके इक्वली नंबर हो रखे हैं, तो जिसकी वजह से जो आपकी स्टेशनरी बॉडी है वो आपकी स्टेशनरी पोजीशन में बनी रहेगी। और अगर जैसे मान लो कि आपने जो बैलेंस फोर्स लगाया वो किसी भी यूनिफॉर्म मोशन बॉडी में लगाया है, तो वो फिर हमेशा यूनिफॉर्म मोशन बॉडी में ही बनी रहेगी। ये चीज हो गया इसका आंसर, है ना? अब हमने क्या बोला कि चलो ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया भैया कि जो बैलेंस फोर्स होता है वो आपका कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या तो फिर कोई भी मूविंग बॉडी को स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि है ना ये चीज नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो आपका शेप बदल सकता है। क्या बदल सकता है? शेप बदल सकता है। जैसे मान लो कि आपने रबर बैलून या कोई भी बैलून को सिंपली आपने स्क्वीज करने की कोशिश की, तो अगर आप उसको स्क्वीज करोगे, ये चीजें करोगे, या फिर आप अपने दोनों हाथों से कर रहे हो या फिर सिंगल हैंडली कर रहे हो, तो उस समय आप बैलेंस फोर्स लगाते हो, चारों तरफ से आप उसका इक्वल फोर्स लगाने की कोशिश करते हो सकता है कि उसका शेप बदल जाए। शेप बदलने की वजह से वो स्फेरिकल से आपका ओब्लॉन्ग हो जाए, मतलब थोड़ा सा और फैल जाए। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि पहले तो चलो ठीक है वो तुम्हारा कुछ इस तरीके का था, ऐसे था, लेकिन अब वो थोड़ा सा ऐसे हो गया, ओब्लॉन्ग हो गया, या फिर जैसे मान लो पहले सर्कल में था वो अब थोड़ा सा मतलब ऐसे ट्रेजेक्टाइल का हो गया, इस तरीके का हो गया। तो शेप बदल सकती है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में मतलब वो हो रखा है, ये बैलेंस हो रखा है।
तो जैसे इसको देखो, ये क्या है, दोनों तरफ से हम पुश कर रहे हैं, ये चीज है ना, दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं, यहाँ चारों तरफ से भी नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है बड़ा है, ये चीज है। लेकिन ये तुम्हारा जो इसमें फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा एक तरीके से बैलेंस फोर्स लग रहा है, ये चीज है। अगर हम बॉडी को ज्यादा मूव नहीं कराते, ये चीज हो गया। तो है ना, तो इसमें क्या है, तुम्हारे जो दो फोर्सेस हैं, जो तुम्हारे दोनों हाथों से लग रहे हैं, वो अपोजिट कर रहे हैं, इसको एकदम इक्वली कर रहे हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो, है ना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट एकदम मतलब क्या कहते हैं, छोटा है पहले वाले कंपैरिजन में। यहाँ जो तुम फोर्स लगा रहे हो, यहाँ तुम्हारा ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, हर जगह से लग रहा है ना। तो एक कंडीशन हो सकती है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की कंडीशन में तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स कैसे लग रही, पुल फोर्स कैसा लगेगा, पुश फोर्स कैसा लगेगा, ये चीज मैटर करता है। बस इतना ध्यान दे लो कि उसके जो चारों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो रखा है, तो जिसकी वजह से बॉडी नहीं मूव कर रही है, तो हम उसे बैलेंस फोर्स बोल देते हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया? यस भैया। बैलेंस फोर्स मैंने समझा दिया, ठीक है। चलो ठीक है, अब इतना चलो मान लो। चलो प्रोमिता, इसका आंसर बताओ बेटा। प्रोमिता, क्लास में नहीं हो? आवाज नहीं आ रही। भैया क्लास, प्रोमिता लेफ्ट। प्रोमिता लेफ्ट है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसका माइक नहीं काम कर रहा होगा ना, तभी वो चली गई, आ गई होगी। चलो ठीक है, आनंद तुम बताओ बेटा। What are balance force? Forces that can cause an object to accelerate. Forces that are option C. ऑप्शन सी है ना, कि मतलब जिसमें जितने भी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो तुम्हारे जीरो रखे हैं। चलो अभिषेक, अब इसका आंसर बता दो। Based on text, if a body is under an action of balance force, what happened to its हम्म position? हम्म It change its position. Option B. ऑप्शन बी है ना, ये चीज है। अब तुम्हें लगेगा सर्कल भी हो सकता है भैया, क्योंकि आपने उसमें भी यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया था आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, तो वेलोसिटी का चेंज होना वो आपका बैलेंस फोर्स में नहीं कहलाएगा, है ना। याद रखो, याद याद है कि नहीं याद है, मैंने तुम लोग को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि देखो ये बॉडी मूव कर रही है, बूम मतलब मूव कर रही है, लगातार मूव कर रही है, मतलब जब भी सर्कल मूव करती थी तो 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते थे हम लोग उसको, मतलब क्या कहते थे, तो वो नहीं मानते थे, है ना। मतलब क्या कहते थे, उसको स्केलर क्वांटिटी में नहीं रखते थे, उसको वेक्टर क्वांटिटी में रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उसकी हर डायरेक्शन मूव कर रही है, हर एक पॉइंट सिंगल पॉइंट में डायरेक्शन मूव कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती थी, स्पीड नहीं चेंज भैया होती थी, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होती थी। तो इस बेसिस पे आप उसको बैलेंस फोर्स नहीं बोल सकते। बताओ, पूछो। भैया आपने उल्टा बोल दिया, उसको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखते थे, स्केलर क्वांटिटी में रखते थे। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड केवल हाँ तुम्हारा भैया। स्पीड में होता है ना। जैसे मैंने बोल दिया फाइव हाँ किलोमीटर पर आवर वो चीज है। लेकिन जो तुम्हारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा डायरेक्शन भी प्ले रोल करता है। याद आया कुछ? हाँ भैया, वेलोसिटी में ज्यादा, पर भैया सर्कल में जो भैया डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रही होती है ना। हाँ, तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसका मतलब क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है कि वो 5 किलोमीटर पर आवर से घूम रहा है, और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उस केस में तुम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलोगे। पर भैया स्कूल में तो बताया गया है कि अगर जैसे डायरेक्शन सर्कल की चेंज हो रही है तो वो स्पीड में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आएगा, तो उसकी स्पीड लिखी जाती है, वेलोसिटी नहीं होती है नहीं, वो उसकी सर्कल की। स्पीड में नहीं आएगा, उसको वेलोसिटी एज अ कंसीडर किया जाता है, स्पीड में लिखा जाता है। लेकिन वो तुम्हारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बोला जाता है, कि उसकी वेलोसिटी इतनी है, ना कि स्पीड इतनी है। ठीक है, क्योंकि उसकी हर एक मोमेंट में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मेरे को करेक्ट कराना, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ, मतलब हो सकता है मैम सही हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार मेरे को नोट्स दिखाना जहाँ तुमको ऐसा बताया गया हो, ठीक है। हाँ भैया। ये चीज हो गया, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। In the example of the heavy box, what happens when balanced force are applied? भाई ऑप्शन सी, the box does not move. ओके, है ना, वेरी गुड। जो तुम्हारा बॉक्स होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा मूव नहीं करेगा, वेरी गुड। आ जाओ, अब कुलदीप बेटा इसका आंसर बता दो। What is the name of the force exerted by the ground on the box that balances the force on the of gravity? हम्म बताओ, वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से जो बॉक्स है वो आपका ग्राउंड में ही हो रखा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में। A force of reaction.
हाँ, फोर्स ऑफ रिएक्शन, और ये रिएक्शन कहाँ से आ रहा है आपका? ग्राउंड की तरफ से आ रहा है। वेरी गुड, आ जाओ। अब चलो मैं इसको बता दूं, इसका आंसर बता दो। अनंत या प्रोमिता है तो प्रोमिता बता दे बेटा। Based on the text, if a body is under the action of balanced forces, what happens to its position? B, B. इन द गेम ऑफ टगवार बोला था। मेरे को तो दिख ही नहीं रहा वो कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को? मैं तो क्वेश्चन 2 पे ही दिख रहा है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन हाँ 2 मेरे पढ़ो। को Based on the text, if a body is under the action of कौन सा क्वेश्चन balanced पढ़ रहे हो यार? forces, क्वेश्चन 2 तो लिखा है भैया। अब अब चेंज हुआ। चेंज नहीं हुआ वो। In the game of हाँ। tug of war, in the game of tug of war, what does the resultant force of zero indicate? The rope does not move in either direction. या वो B. बी होगा। हम्म, ये बोला कि गेम ऑफ नहीं B टगवार। नहीं, अनबैलेंस लिखा है, सॉरी सॉरी। हाँ The rope does not move in either direction. हाँ, आइदर डायरेक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी डायरेक्शन में तुम्हारी रोप मूव नहीं कर रही है, ये उसका आंसर होगा। बैलेंस फोर्स लग रही है। बैलेंस फोर्स लग रहा है। वेरी गुड। प्रोमिता आई क्लास में? नहीं भैया। नहीं आई, चलो ठीक है। अभिषेक, इसका आंसर बताओ बेटा। What happens to a stationary body when a number of balanced force act on it? It starts moving with increasing speed. It continuously remain in a stationary position. It move in direction and this force extended but option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, है ना। आ जाओ कुलदीप, अब इसका आंसर बता दो बेटा। यश, तुम बताओ बेटा। when you squeeze a rubber ball between your hands, what is happening? Option C, you are applying balanced forces to change the ball's shape. वेरी गुड। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, अब मैं तुमको अनबैलेंस फोर्स पढ़ाने वाला हूँ। जब मैं तुमसे डिफिनेशन पूछूंगा ना, व्हाट इज बैलेंस फोर्स, है ना, या फिर मैंने बोल दिया कि व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, तो तब तुम उस कंडीशन में ये मत बोलना कि भैया बैलेंस फोर्स होता है जिसमें आपकी बॉडी मूव नहीं करती। ये एक उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक उसकी प्रॉपर्टी है। बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में कोई भी पर्टिकुलर बॉडी मूव करता है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स तुम ये ऐसे बताओगे कि भैया कोई भी अगर बॉडी है, अगर कोई भी अगर बॉडी है, उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ना, अगर मान लो कि इस समय अगर मैं तुम बताता हूँ बैलेंस फोर्स को लेकर, तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी बॉडी है उसमें जो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू 0 है, तो वो तुम्हारा एक तरीके से अनबैलेंस फोर्स है, मतलब बैलेंस फोर्स है। और वो बैलेंस फोर्स होने की वजह से बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो मतलब बॉडी का मूव ना होना ये तुम्हारी एक उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो तुम डेफिनेशन क्या बताओगे कि अगर भैया बॉडी में अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है और वो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो वो एक तरीके का जो फोर्स होगा वो आपका बैलेंस फोर्स होगा। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी भी हाँ प्रॉपर्टी भैया बताइए आ और गया। उसकी किसी भी प्रॉपर्टी और उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर मान लो कि मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मैं अनबैलेंस फोर्स पढ़ाता हूँ, तो अनबैलेंस फोर्स में आप किसी भी बॉडी पे जब भी फोर्स लगाते हो, मतलब जो भी आप रिजल्टेंट फोर्स लगाते हो, वो रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 नहीं है, तो वो जो कंडीशन होती है वो आपकी अनबैलेंस फोर्स की होती है। क्या होती है? वो आपका अनबैलेंस फोर्स होता है। तो अब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूंगा कि अगर मान लो कि आपने जो रिजल्टेंट फोर्स लगाया अगर वो 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो ये मतलब अगर 0 लगाया नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर मतलब अगर आपने कोई भी अनबैलेंस फोर्स लगाया किसी भी बॉडी पे तो क्या होगा? तो जो उसका जो स्टेट है वो स्टेट आपका बदल जाएगा। मतलब कि अगर मान लो मैंने बोल दिया कि बॉडी स्टेशनरी है, तो वो फिर, या फिर मैंने बोल दिया स्टेशनरी ना बोलकर मैंने बोल दिया रेस्ट पोजीशन में, तो वो क्या हो जाएगी? वो मूव करने लगेगी। और फिर मैंने बोला कि अगर मान लो कि वो आपकी यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी 5 किलोमीटर पर आवर से, अब वो अब आपकी नॉन यूनिफॉर्मली मूव करने लगी, मतलब क्या कहते हैं, अब 10 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, कुछ हो इस तरीके से होने लगी, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें चेंज देखने को मिलता है। उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट से वो तुम्हारे मोशन में जाता है, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन से वो तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म में जाता है। और अगर तुमसे कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो तुम तुरंत बोलना क्योंकि भैया इसमें एक तरीके से अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो उसमें भी वही 4 टाइप के फोर्स हो गए। एक तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपका मतलब क्या कहते हैं, रिएक्शन, जो कि आपका रिएक्शन जा रहा है आपका ग्राउंड की तरफ से जा रहा है। वेरी गुड।
फिर उसके बाद आपका कुछ भी फोर्स हो सकता है, वो आपका पुश फोर्स हो सकता है। उसके साथ साथ आप मान लो कि आपने उसके अगेंस्ट पे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, ये चीज है। अब देखो, पुल के अगेंस्ट पुल भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब भी आप आंसर लिखने की कोशिश करना तो पुश के अगेंस्ट में फ्रिक्शन लिखने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि पुल के अगेंस्ट में चार फोर्स जब लिखोगे, आप चार फोर्स लिखोगे, एक मतलब क्या कहते हैं, कोई भी बॉडी रखी हुई है तो उसमें आप पुश पुल और तुम्हारा नहीं लगता है, उसमें ज्यादातर आपका पुश फ्रिक्शन और रिएक्शन बाय द ग्राउंड, ये लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि मैंने बोल दिया एक टॉय कार है, ठीक है, टॉय कार एकदम हल्की सी कार है, ठीक है। वो मतलब क्या कहते हैं, मूव कर रही थी, एकदम हल्के से मूव कर रही थी, है ना, एकदम मतलब क्या कहते हैं, एकदम हल्के से मूव कर रही थी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। लेकिन तुम आए, पीछे से आए और तुमने मतलब फोर्स लगाया, वो इधर को मूव कर रही थी, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर था बॉडी का, वो इधर मोशन था। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को इसकी स्पीड बढ़ानी है तो जो मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, वो इसकी तरफ होगा या इसके अपोजिट होगा? की तरफ होगा। उसी की तरफ होगा। तो अगर वो उसी की तरफ होगा, मतलब कि अपने से दूर जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मतलब उस समय हम पुश फोर्स लगा रहे होंगे। क्या लगा रहे होंगे? पुश फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो कि मैंने जो इस बार डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाया है वो मैंने इसके अपनी तरफ लगाया है, तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन फोर्स है वो हमारी तरफ आ रहा है, इसका मतलब है पुल फोर्स लगा रहा है। तो इसका कंडीशन क्या है, चाहे आप पुश लगाओ चाहे पुल लगाओ, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन होने की वजह से मुझे बताओ, क्या ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा? नहीं भागेगा। पुश की कंडीशन में आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा, और पुल की कंडीशन में आपका 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए था, जो मतलब क्या कहते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगना चाहिए था, या फिर जैसे मान लो कि जो हमने पुश फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो जो फ्रिक्शन का जो 10 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए था, कि ताकि मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आवर ना हो, 3 किलोमीटर पर आवर ना हो, वो चीज नहीं हो पाया। तो जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट हुआ वो तुम्हारा अनइवनली मूव हुआ, वो चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया। या याद रख लेना, जो तुम्हारा व्हील होता है ना बच्चों, व्हील व्हील का काम ही यही होता है कि फ्रिक्शन को कम करना, है ना। याद रख लेना, फ्रिक्शन को कम कर लेना। और फ्रिक्शन तुम्हारा दो तरीके का होता है, या तो तुमको एयर से मिलेगा फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन होगा, या तो तुम्हारे पास ग्राउंड फ्रिक्शन होगा। ये चीज है, एयर फ्रिक्शन या तो ग्राउंड फ्रिक्शन। तो एयर की कंडीशन में तो चाहे ऑब्जेक्ट का शेप हम लोग मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि अच्छा, जैसे मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, ये ए लेता हूँ, और मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैं ये बी लेता हूँ। तो मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर हवा जा रही है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ये भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा 10 किलोमीटर की पर आवर से स्पीड से जा रहा था। तो मुझे बताओ, ए और बी की कंडीशन में सबसे कम स्पीड किसकी हो जाएगी, ए की होगी या बी की होगी? बी। B. बी की होगी, है ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है, क्योंकि भैया जो आपकी जो एयर है वो बड़े आसानी से मतलब इस तरह से कट हो जाएगी, है ना, कट ऑफ हो जाएगी। ऐसे ही तो कंडीशन में आपके एरोप्लेन्स बनते हैं, ये सब बनते हैं, फ्लैप्स बनते हैं, है ना, उसके बीच का फ्यूजलाज बनता है, ये सब बनता है। तो इस तरीके की कंडीशंस होती है, ये सारी कंडीशंस होती हैं, है ना। तो आपको देखना है कि एयर की कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कैसे रखूं कि उसका फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए। और अगर मान लो कि आपने ग्राउंड में रखा हुआ है, तो ग्राउंड में अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाना है, अगर आपको उसका फ्रिक्शन फोर्स कम करना है, तो उसका मतलब है कि वो ग्राउंड से कम टच में रहे। तो अगर आपको कम से कम में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को रखना है, तो वो एकमात्र शेप है, वो है आपका सर्कल। तो इसी वजह से आपने जितने भी गाड़ी के टायर देखे होंगे, कार्स का टायर देखा होगा, उसमें हमेशा सर्कल होता है। और सर्कल क्यों होता है, सर्कल शेप का क्यों होता है टायर होता है? क्यों? क्योंकि केवल इतना ही हिस्सा टच हो रहा होता है, इतना हिस्सा टच हो रहा होता है, केवल इतना ही हिस्सा टच हो रहा होता है। आप जब भी गाड़ी में मतलब साइकिल में आप अपनी हवा नहीं भराते हो, वो फ्लैट टायर हो जाता है, तो मुझे बताओ, गाड़ी चलाने में मजा आती है, मतलब धीमे धीमे चलती है, काफी मतलब क्या कहते हैं बहुत तेज भागती है? धीमे। भैया धीमे धीमे पावर ज्यादा भागती। लगती है। हाँ, पावर ज्यादा लगती है, मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जब उस समय जो आपकी कंडीशन होती है टायर की, वो कुछ ऐसे हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मतलब टच में आ रहा है, ग्राउंड के ज्यादा टच में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने मतलब क्या कहते हैं उसमें हवा भरा, और जैसे ही आपने हवा भरा, तुरंत मतलब क्या कहते हैं एक सर्कल, मतलब क्या कहते हैं पूरा सर्कल जैसा टायर हो गया, केवल इतना ही फोर्स लग रहा है। तो मान लो कि अगर फ्रिक्शन यहाँ तुम्हारा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी, तो यहाँ केवल मतलब क्या कहते हैं 5 ही न्यूटन का फोर्स लगा पा रही थी। तो पहले तुम 10 न्यूटन के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, तुम जल्दी थक रहे थे। तो जिसमें अभी मैं जब तुम्हें वर्क चैप्टर पढ़ाऊंगा, वर्क डन, तो वर्क डन में बताऊंगा ये चीज है कि तुम्हारी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही थी, ये सारी चीजें। लेकिन इसके कंपैरिजन में तुम्हारी कैलोरीज कम बर्न हो रही थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है
वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्राउंड से कम में टच था, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम था। तो व्हील का फ्रिक्शन का कम क्यों होना, क्योंकि उसका सरफेस है कम टच में होना। और एक अगर मान लो कि अगर तुम्हारा अगर जैसे कोई एरोडायनेमिक्स, इसको क्या बोलते हैं जो मैंने तुमको शेप दिखाया था, इसको एरोडायनेमिक्स बोलते हैं। मतलब कि एयर में कैसा मैं डायनेमिक बनाऊं कि ताकि मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर सके या फ्लाई कर सके, ये चीज है। तो ये एरोडायनेमिक्स शेप थे। बताओ बेटा क्या पूछ रहे हैं, अच्छे। क्या क्या पूछ भैया? रहे कुछ पूछ रहे क्या? नहीं भैया, वो ठीक है, माइक ऑन रह गया था मेरा। हाँ तो नहीं ऑफ रख दिया करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एरोडायनेमिक्स होता है ना, तो ये चीज हो गया। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स कैसे कम करना है, तो या तो आपका एरोडायनेमिक शेप का अगर ऑब्जेक्ट हो, और अगर आपने मान लो कि वो एयर की कंडीशन में, अगर मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड में है, तो फिर आप ऑब्जेक्ट को कम से कम टच रखने की कोशिश करो, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब देखो हाँ अगर जैसे मान लो कि आपको अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल बताना है, तो आप कार बनाने की कोशिश करना है ना, कैसे बनाने की कोशिश करना, आप कार बनाने की कोशिश करना है ऐसे कि ये आपकी मतलब क्या कहते हैं एक ऐसे मतलब सिजदा कार है या फिर जो भी कार है, और ये आपके टायर हैं, और फिर उसमें आप बताने की कोशिश करना कि जो इसमें आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का रोल उतना नहीं हो रहा है। तो अगर जैसे मान लो कि हो सकता है कि ग्रेविटी अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है ना, तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, या फिर जिसको मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, तो वो भी हो सकता है तुम्हारा 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है। तो यहाँ जो तुम्हारा केस है, यहाँ तुम्हारे दो फोर्स तो तुम्हारे इक्वल हो गए, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स में जो तुम्हारे अलग दो फोर्स थे, मतलब कि जैसे मान लो कि तुमने बॉडी अगर आपकी इधर मूव कर रही थी, है ना, और उसकी स्पीड बढ़ गई, तो मतलब आपने पुश फोर्स लगाया, और पुश फोर्स जो आपने लगाया वो आपका 10 न्यूटन का लगाया। तो अगर मैंने बोला कि बॉडी और ज्यादा तेज बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन उसका 10 न्यूटन से भी और कम हो गया, ये चीज है। अगर मान लो कि बॉडी रेस्ट में भी थी, जैसे मान लो कि मैंने बोला बॉडी मूव नहीं कर रही, रेस्ट में थी, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो वो बॉडी मूव कर गई, अब वो आपकी इधर खिसक के वो तुम्हारे बी पोजीशन में आ गई, ए पोजीशन से। तो इसका मतलब है कि अगर ए से लेकर बी पोजीशन में आई, तो मतलब फ्रिक्शन आप उतनी ताकत नहीं लगा पाया। वो क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि व्हील था, फ्रिक्शन कम हो गया। तो इसका मतलब है कि उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स रहा होगा वो 8 न्यूटन का रहा होगा, मतलब 10 से कम रहा होगा। तो तभी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, यस भैया। है ना। अब देखो ठीक ऐसा यही वाला फंडा तुम्हारा वेट लिफ्टर के लिए भी आता है। वेट लिफ्टर ने क्या किया था, वेट उठाया था, और वेट उठाने के बाद क्या किया था, एक मतलब क्या कहते हैं हमेशा के लिए उठा लिया था क्या वेट? हमेशा के लिए तो उठाया नहीं था, कुछ ही टाइम पीरियड के लिए उठाया था, है ना, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत थी नहीं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वेट है, तो पहले तो तुमने पुल फोर्स लगाया, पुल फोर्स लगाने के बाद यही तुम्हारा ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद आपने पुश फोर्स लगाया। तो आप पुश फोर्स तक तभी लगा पा रहे थे जब तक आप उस पर वर्क कर पा रहे थे, मतलब आपका जितना वर्क डन हो पा रहा था, जितनी आप उसमें एनर्जी लगा पा रहे थे, तब तक वो आपका बैलेंस फोर्स था। लेकिन जैसे ही आपका मतलब एनर्जी खत्म, वो सब खत्म, आपने उस ऑब्जेक्ट को तुरंत नीचे छोड़ा, और जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट को तुरंत नीचे छोड़ा, तो ग्रेविटी के सेंस में तुम्हारा जो मतलब रिएक्शन फोर्स है, वो उतना ताकत नहीं लगा पाए। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि मैंने बोलता हूँ कि जैसे तुमने उठा के रखा था इसको ऊपर, उस समय तुम्हारी ताकत थी तो तुमने इसको उठा के रखा हुआ था, तब उस समय हमने बैलेंस फोर्स था। लेकिन अब तुम्हारी ताकत खत्म, तो तुमने इसको छोड़ दिया। तो अगर मान लो कि ग्रेविटी इस पे जो फोर्स लगा रही है, वो मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि वो 120 न्यूटन का लगा रही है, तो क्या तुम्हारा जो तुम्हारा ग्राउंड है उस पर टच में नहीं है, तो क्या वो भी तुम्हारा 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा? नहीं लगा रहा होगा। वो हो सकता है वो जीरो लगा रहा हो, या फिर है ना ये चीज लगा रहा हो, जीरो फोर्स लगा रहा हो। या फिर अगर मान लो कि अगर एयर इस तरीके से ऊपर में होगी, या जैसे मान लो कि अगर इनकेस अगर जैसे मान लो कि एयर नीचे से ऊपर जा रही, काफी तेज एयर है, तो हो सकता है मान लो उसका 10 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, ये चीज है। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ अगर एयर नहीं है, तो ये धड़ाम से गिरेगा। मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा 1 सेकंड मतलब क्या कहते हैं 1 सेकंड में गिरेगा, लेकिन अगर मान लो मैंने बोल दिया कि इसमें जो तुम्हारा मतलब एयर जो थी उसकी 100 न्यूटन फोर्स थी, तो हो सकता है इसको गिरने में कम से कम मतलब क्या कहते हैं 5 सेकंड लग जाए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका रिएक्शन फोर्स आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है वो आपका ग्राउंड ही लगा रहा है। बस इतना याद रख लेना कि बैलेंस फोर्स में जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब जो चारों फोर्स चारों तरफ से लग रहे हैं, वो एकदम बैलेंस हो रखे हैं, उन सबकी वैल्यू जीरो हो रखी है। और जो आपका अनबैलेंस है उसमें जो आपके चारों फोर्स लग रखे हैं, वो आपके मतलब क्या कहते हैं अलग अलग हो रखे हैं। वो क्या हो रखे हैं, वो अलग अलग हो रखे हैं। तो ये चीज है, इस चीज को याद रख लेना। तो मुझे बताओ इतना याद हो गया कि नहीं हो गया? हाँ यस भैया। भैया। है ना। अब देखो एक हमने और एग्जांपल पढ़ा था, है ना, एक हमने वेट लिफ्टर वाला एग्जांपल पढ़ दिया था, और एक हमने टग ऑफ वॉर वाला एग्जांपल पढ़ा था। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि मैं टग ऑफ वॉर गेम में हूँ, और हम दोनों तरफ से पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि दोनों तरफ से अगर 100 या 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, तो हमने बोल दिया था भैया वो आपका बैलेंस फोर्स हो रखा है। लेकिन अगर मान लो कि ये तुम्हारी एक रोप थी, फिर से रोप बना देता हूँ, ये तुम्हारा बीच में कपड़ा बंधा था,
और ये तुम्हारे इधर साइड से मतलब क्या कहते हैं प्रोमिता थे, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अनंत था, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये यश था, ये तुम्हारा कुलदीप था। प्रोमिना अनंत मतलब क्या कहते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाते, ये 8 न्यूटन का फोर्स लगाते, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनका फोर्स होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। और जब रिजल्टेंट फोर्स नहीं जीरो है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर ही मूव करेगा। या फिर दूसरी कंडीशन भी ले सकते हो, जैसे मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स ये भी लगा रहे हो और 10 न्यूटन का फोर्स ये भी लगा रहे हो, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है रोप ही टूट गई। तो मुझे बताओ, अगर जैसे रोप टूट गई और अगर जैसे मान लो कि तुम मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी तरफ से रोप टूटी, मान लो कि तुम्हारी तरफ से रोप टूटी, मतलब ए लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ बी लिख देता हूँ, ये चीज लिख देता हूँ, है ना, ये चीज हो गया। और रोप टूटी, अगर दोनों 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझे बताओ कौन कौन गिरेगा इसमें, टीम ए गिरेगी या टीम बी गिरेगी? अगर मैंने बोल दिया कि बी बी। नहीं, मैंने बोल दिया कि बीचों बीच से रोप टूट गई या कहीं से भी गिर गई, रोप टूट गई और दोनों 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो मुझे बताओ कहाँ से गिरेगी, कौन कौन गिरेगा? ए दोनों। दोनों गिरेंगे, वेरी गुड, है ना, क्योंकि दोनों ही 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो जब भी रोप टूटेगी तो दोनों गिरेंगे। लेकिन मैंने बोला कि इस बार जो तुम्हारे प्रोमिता आनंद थे वो तुम्हारे 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे और तुम केवल 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, और अब रोप टूटी तो अब कौन गिरेगा, कौन सी टीम गिरेगी? ए। जो 12 ए टीम न्यूटन का गिरेगी, फोर्स है ना। लगा रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा फोर्स था, इसी वजह से। तो याद रख लो, जब भी तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी बॉडी मूव करेगी। अब वो बॉडी उस चीज पे मूव करेगी कि किसके पास ज्यादा फोर्स लग रहा है, किसकी तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भैया हाँ, पूछो बेटा। आज भैया हमारे स्कूल में मतलब यही हो रहा था, मतलब एक बच्चा था, दो बच्चे उसको खींच रहे थे। हाँ। वो वो भी मतलब पीछे साइड की ओर जा रहा था। हम्म। तो दो बच्चे खींच रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया। और भैया वो इतनी तेज जाके भिड़ा दरवाजे से या किसी चीज से भिड़ गया था, उसके भैया सर फट गया। समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, ऐसा भी कंडीशन नहीं हो सकता, जैसे मान लो कि तुम 12 न्यूटन के फोर्स पे नीचे नहीं गिर रहे थे। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मतलब क्या कहते हैं कि 8 न्यूटन के फोर्स में नहीं, 12 न्यूटन के फोर्स में, चलो मान लो कि दोनों तरफ 12 लग रहे हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया जब तुम लोग 10-10 लगा रहे थे तब तुम दोनों नहीं गिरे, लेकिन मैंने बोल दिया कि इस बार जो तुमने मतलब क्या कहते हैं 18-18 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, टीम ए भी लगा रही थी, टीम बी भी लगा रही थी, तो हो सकता है तुम गिर जाओ, हो सकता है कि तुम गिर जाओ, है ना। तो ये तुम्हारे फोर्स पे भी मैटर करता है कि तुम टग ऑफ वॉर में तुम कितना फुल फोर्स लगा रहे हो। अगर फुल फोर्स इतना लगा रहे हो कि तुम्हारी बॉडी मैनेज कर सकती है, तो अगर रोप टूटती है, अगर दोनों बराबर न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो तुम लोग नहीं गिरोगे। लेकिन अगर मान लो कि अगर किसी ने भी अगर मतलब किसी ने कम फोर्स लगाया, रोप टूटी, तो तुम गिर जाओगे। और लेकिन अगर मान लो कि अगर तुमने बहुत ही ज्यादा फुल फोर्स लगा रहे हो, 18-20-30 न्यूटन का लगा रहे हो, तो अगर रोप टूटेगी तो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं कि फिर तुम उस कंडीशन में पुल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, पुश फोर्स कम हो जाएगा। तो जब, है ना, जैसे मान लो कि तुम ऐसे घसीट रहे थे अपने आप को, तो इसका मतलब है पुल फोर्स ज्यादा कर रहे थे, और जैसे तुमने घसीटा, पुश फोर्स मिला ही नहीं, जब पुश फोर्स मिला नहीं तो तुम धड़ाम से नीचे गिरोगे, है ना। तो ये भी कंडीशन हो सकती है, तो तुमको देखना है कि तुमने कितना फोर्स लगाया है कि जिसकी वजह से बॉडी तुम्हारी बैलेंस फोर्स में आ गई, है ना। ये चीज को, कंडीशन को समझने की कोशिश करना। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आगे अब देखो, और भी कंडीशन हो सकती है तुम्हारे अनबैलेंस फोर्स की। जैसे मान लो कि तुमने फुटबॉल को किक किया, अब अगर मान लो कि तुमने फुटबॉल को किक किया, तो क्या वो हमेशा ऐसे रोल करते हुए चली जाती है? क्या नहीं जाती है। हो सकता है तुम्हारे ये पोजीशन में हो और ए पोजीशन से जब भी वो तुम्हारी बी पोजीशन में है वो तुम्हारी रुक जाए, और मैं बोलूँ कि तुम्हारी रुक क्यों गई, तो तुम बोलते हो कि भैया मैंने जो मतलब क्या कहते हैं किक किया था वो तो पुश फोर्स था, लेकिन यहाँ जो पुल फोर्स लगाया है वो बेसिकली आपके ग्राउंड के फ्रिक्शन फोर्स से लगा है। तो फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से आपकी मतलब क्या कहते हैं आपका ये फुटबॉल रुक गया। तो यहाँ मैं बोलूंगा क्या ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा ये अनबैलेंस फोर्स है, तो तुम बिल्कुल बोलोगे, क्यों? क्योंकि भैया अनबैलेंस फोर्स में बॉडी आपकी मूव करती है। तो मैंने बोला तो बॉडी चल पहले ही मूव कर रही थी, या फिर जैसे मान ले कि तेरे को किसी ने पास किया तो बॉडी यहाँ भी मूव कर रही थी, तेरे को तो बॉडी मूव करती हुई मिली ना। तो तुमने बोला अरे भैया बात इससे नहीं होता है, बात इससे ही होता है कि आपकी स्पीड में अंतर आया कि नहीं आया। अगर बॉडी मूव कर रही है तो भैया हम मतलब स्पीड चेक करते हैं, और अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो फिर हम उसमें स्टेशनरी और मूविंग बॉडी का ऑप्शन लाने की कोशिश करते हैं, ये चीज करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। हाँ अब देखो भैया। ठीक फंडामेंटल ऐसा भी है, जैसे मान लो कि तुम साइकिल चला रहे हो, अगर मान लो कि तुम ब्रेक नहीं लगाते हो, तब उसके एड्स पे तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा अच्छे से नहीं लग रहा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस समय मतलब बेसिकली क्या कहते हैं तुम्हारे टायर के ब्रेक्स मतलब ब्रेक्स लगा रहे हैं, वो चीज लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप पैडलिंग करना बंद कर दो तो क्या आपकी साइकिल नहीं रुकेगी क्या?
बिल्कुल रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि आप में मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, आपका ग्राउंड लगा रहा है, वो चीज है। तो आपकी जो पहले स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, वो अब आपकी हो गई 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो स्पीड का कम होना मतलब स्पीड का चेंज होना, समझ रहे हो ना? स्पीड का चेंज होना, ये मैटर करता है। ये मतलब मैटर करता है, वो बताने की कोशिश करता है कि आपकी जो बॉडी है, वो आपकी बॉडी मतलब एक तरीके से अनबैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आ गई, जिसकी वजह से बॉडी अनइवनली मूव कर रही है। मुझे बताओ अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। अच्छा, हाँ भैया। जैसे जैसे मान लो कि कार्ट है, कार्ट जानते हो? बुलक कार्ट, जैसे बैलगाड़ी हो गई, ये सारी हाँ गाड़ी हो गई। तो मूव क्यों करती हैं? वो इसी वजह से तो मूव करती हैं कि वो तुम्हारे फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाए। अगर मान लो कि वो फ्रिक्शन फोर्स से कम फोर्स लगाएंगे, तो बताओ तुम्हारी गाड़ी मूव करेगी? नहीं करेगी ना। तो जो तुम्हारा बैल होता है, वो जो होता है, जब भी देखना तुम्हारा वो जो फोर्स लगाता है, जब भी मड में फंसता है, तो वो आगे झुक जाता है, झुक के फोर्स लगाने की कोशिश करता है, मतलब और ताकत लगाने की कोशिश करता है। तो वो झुकता क्यों है? वो इसी वजह से झुकता है कि जो तुम्हारा मड में जो टायर फंसा है, वही जो चीज फंसी है, मतलब जहां वो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग गया। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये तुम्हारी एक गाड़ी है, ये मतलब क्या कहते हैं, एक रोड लेन ये है, एक रोड लेन ये है। इसमें मतलब एकदम बराबर रोड बन रखी है, मतलब एकदम फंटास्टिकली रोड बन रखी है, मतलब है ना? तो मुझे बताओ, जो मतलब क्या कहते हैं, जो बुल होगा, जो उसको घसीटेगा, अगर मान लो कि मैंने इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन मैंने इसमें पैथोल बना दिया, मतलब गड्ढे गड्ढे बना दिए। मतलब नितिन साहब की ये नोट है, नितिन गडकरी की नोट है, रोड है। अब अगर मान लो कि इसमें अगर बुलक कार्ड लगाऊंगा, तो मुझे बताओ क्या बुल को 10 ही न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा हर कंडीशन में? नहीं, क्योंकि गड्ढे में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो अगर उसको फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, तो उस जगह उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ताकि वो फ्रिक्शन से ज्यादा निकल कर आए, है ना? तो ये चीज है। तो अगर आपको बॉडी को मूव कराना है, देन यू हैव टू बी अगेंस्ट योर द फ्रिक्शन, एंड दैट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ ठीक है। भैया। भैया अच्छा देखो, हर कंडीशन में कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स होता ही होता है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली मान लो, मैं अगर बोल देता हूँ कि तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, क्या नहीं है? फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, और तुम साइकिल चला रहे हो, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारी फिर साइकिल कभी स्टॉप चला होने ही नहीं वाली है? पाएंगे। नहीं 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 नहीं। चला नहीं पाएंगे, वेरी गुड, नहीं चला पाएंगे। मैंने बोला कि हाइपोथेटिकली अगर तुम साइकिल चला भी रहे हो, तो अगर जैसे मान लो कि मैंने जब तुमने साइकिल की जब पेडलिंग की, तब तुम्हारी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो मुझे बताओ, अगर तुम ए पोजीशन से बी पोजीशन जाओगे, तो तुम्हारी उस समय स्पीड क्या होगी? भैया वो भी 10 टेन किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर। आवर। वो भी हो जाएगी तुम्हारी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, है ना? वेरी गुड। अच्छा देखो, तुम जैसे मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा जैसे मान लो कि तुम्हारी साइकिल की जो स्पीड है, वो तुम्हारी दो चीजें रोकेंगी, है ना? फ्रिक्शन रोकेंगी, दो चीजें रोकेंगी जब भी तुम साइकिल चलाओगे। एक वो फ्रिक्शन रोकेगा जो तुम ग्राउंड में हो रखे हो, और एक वो फ्रिक्शन रोकेगा जो तुम एयर में हो रखे हो, ये चीजें। लेकिन जो तुम पैडलिंग कर रहे हो, अगर जैसे मान लो कि तुम कुछ इस तरीके से साइकिल में लेट जाते हो, या फिर कुछ इस तरीके की गियर सूट्स पहन लेते हो, जिसकी वजह से एयर फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो उस समय आपको ताकत थोड़ी कम लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो कि ताकत आप उतनी लगा रहे हो, तो फिर जो आपकी स्पीड है, वो हो सकती है आपकी बूस्ट भी हो जाए, मतलब स्पीड बढ़ भी सकती है, ये भी चीज है ना? क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्शन फोर्स से भी ज्यादा लगा रहे हो। लेकिन हाइपोथेटिकली होता है कि फ्रिक्शन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रिक्शन आपका वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप वैक्यूम में साइकिल नहीं चलाते हो, क्योंकि आपको सांस भी लेना होता है, ये सारी चीजें भी लेनी होती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हम लोग वैक्यूम में ऑक्सीजन टैंक लगा के भी तो साइकिल चला सकते हैं। हाँ, तो वैक्यूम में ऑक्सीजन टैंक लगा के चला सकते हो, लेकिन ग्राउंड तो है। ग्राउंड में तो तुम जहाँ चलाओगे, वहां तो तुम्हारा मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। भैया पर वैक्यूम में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? अरे ग्राउंड देखो, तुम्हारे पार्टिकल फोर्स लगाते हैं। जब मैं बोलता हूँ एयर, मैं बोलता हूँ कि एयर में तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो एयर में फ्रिक्शन कौन फोर्स लगा रहा है? एयर के भैया पार्टिकल्स लगा रहे हैं, है जिससे ना? ठीक ठीक, वैसे जैसे मान लो कि मैंने बोला ग्राउंड में जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं। अब एक बात और बता दे रहा, कोई बताता नहीं जल्दी से। जितने ज्यादा बड़ा पार्टिकल्स, उतना ही बड़ा क्या फोर्स। फोर्स, है ना? उतना ही बड़ा तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स, है ना? तभी तो जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने एक दीवार है, तुम उसको धक्का मारो, और तुम्हारे सामने एक तुम्हारा कार्डबोर्ड है, उसको धक्का मारो, तो कौन सबसे जल्दी गिरेगा? कार्डबोर्ड गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मतलब क्या कहते हैं, उसके जो पार्टिकल का साइज है, या फिर ओवरऑल कंसिडरेशन, जो पार्टिकल का साइज है, वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा वो हो रखा है, ये चीज है, कम हो रखा है। लेकिन जो तुम्हारा दीवार है, दीवार को अगर ओवरऑल कंसिडरिंग अगर मैं मैटर बोलूंगा, तो ज्यादा बड़ा हो रखा है। तो ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हाँ भैया। आ गया ना? तो याद रख लेना, अगर बॉडी मूव कर रही यूनिफॉर्मली, और अगर आप उसमें अनबैलेंस फोर्स लगाते हो, तो फिर बॉडी आपकी मतलब क्या कहते हैं, मूव करने लगती है, मतलब क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मूव करने लगती है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी ये सुना है कि अगर बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर बॉडी इनर्शिया। मूव कर रही है,
तो अगर बॉडी मूव करे तो मूव करेगी। ये इनर्शिया तो होता है, ठीक है, इसको इनर्शिया तो बोलते हैं। लेकिन अच्छा गैस कर सकते हैं कि ये वाला जो कंसेप्ट है कि मतलब क्या कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा ये जो इनर्शिया वाला नहीं कि अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, ये दूसरा वाला है कि अगर बॉडी मूव कर रही है और अगर कोई भी फोर्स अगर उसके अगेंस्ट नहीं तो मूव भी करती रहेगी। ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये बताओ? ये न्यूटन ने दिया था या फिर गैलीलियो ने दिया था, बताओ मुझे। गैलीलियो ने। हाँ, गैलीलियो ने दिया था, इस चीज को याद रखना। बस न्यूटन ने क्या किया था, गैलीलियो की हेल्प ली थी इसमें कि यार इनर्शिया ये भी हो सकता है कि तुम्हारी अगर बॉडी मूव करे तो मूव भी करती रहेगी। लेकिन इनर्शिया का मतलब ये नहीं होता, इनर्शिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। कि मतलब तुम्हारा अभी तुमको उसको समझाऊंगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बहुत प्यार से समझाऊंगा, फिर ग्रेविटी में भी समझाऊंगा। ये सारी चीजें करूंगा, फिर जाके तुमको समझ में आएगा कि अरे भाई ये आसपास चीजें क्या हो रही, क्या चीजें नहीं हो रही। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो आज का मेरा कंसेप्ट इतना ही था कि मैं तुमको बैलेंस फोर्स समझाऊं और तुम्हें अनबैलेंस फोर्स समझाऊं। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर कल से मैं तुम लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि न्यूटन के लॉस क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है? तो अभी देखो अनबैलेंस फोर्स की तरफ आ गए। जैसे ये देखो, कार्ट में बच्चा चला रहा था, गाड़ी ठीक तरीके से चला रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पीछे से भैया हाँ बोलो। नहीं, मतलब मैं बता रहा था कि अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं लगेगी तो मोशन भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, मोशन भी पॉसिबल नहीं है, वेरी गुड है ना, ये चीजें ये भी बता सकते हो, है ना? तो अगर जैसे मान लो कि यहाँ जो कार्ट में जो बच्चा चला रहा था, कार्ट में चलाते ही बच्चे ने क्या हुआ, उसकी बॉडी मूव करने लगी, है ना? तो जब भी अगर कोई भी एक ऐसा फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रहा है जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रहा है, तो वो जो फोर्स कहलाएगा तुम्हारा अनबैलेंस फोर्स कराएगा। और जब भी कोई भी अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी में लगता है तो वो अपनी स्टेट को बदल लेता है ना? या तो वो बदल लेता है, मतलब या तो वो रेस्ट से मूविंग बॉडी हो जाएगा या तो वो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो जाएगा। तो ये चीज हो गया, इस चीज को समझ लेना, है ना? अब आ जाओ। अब उसके बाद फिर मैंने बता दिया टॉय कार वाला। अगर जैसे मान लो कि अगर पिछले वाले कंसेप्ट में तो मैंने बहुत भारी ऑब्जेक्ट ले लिया था जिसमें ग्रेविटी भी वर्क कर रही थी, है ना, पुश भी नहीं लग पा रहा था, ये चीज नहीं लग पा रही थी। लेकिन मान लो कि ये तुम्हारी टॉय कार है, तो टॉय कार तो मतलब बहुत हल्की होती है। हल्की होती है तो तुम उसमें आराम से तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगा सकते हो, है ना? तो उसके साथ साथ तुम पुश फोर्स भी लगा सकते हो, पुल फोर्स भी लगा सकते हो। तो यहाँ तुमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ जो तुम्हारे दो फोर्स है, पुश है, फ्रिक्शन है, या फिर है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारी ग्रेविटी एक कम है, तो कम होने की वजह से तुम बड़े आसानी से ऑब्जेक्ट को हिला भी पा रहे हो। तो अगर जैसे तुमसे कोई अगर पूछे ना, यार मेरे को तुम ऑब्जेक्ट को तुम हिलाना चाहते हो, तुम बताओ तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, तुम बोल देना यार उस ऑब्जेक्ट में पुश फोर्स कम लगना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स कम लगना चाहिए, उसकी ग्रेविटी का न्यूटन कम फोर्स लगना चाहिए, बाकी मैं रिएक्शन ऑफ ग्राउंड तो देख ही लूंगा, है ना? ऐसा बस बोल देना, काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फोर्स और जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड लग रही है और जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो तुम्हारा अपवर्ड लग रहा है। वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है ना? वो इतना मतलब क्या कहते हैं, इतना हल्के हैं कि तुम बड़े आसानी से पुश कर पा रहे हो। तो इस बॉडी पे ये भी कंडीशन पे भी निर्भर करता है कि अगर आप बॉडी को किसी को पुश कर रहे हो तो उसमें ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है। ग्रेविटी अब जैसे मान लो कि पिछले वाले कंडीशन में वो लड़की उठा नहीं पा रही थी, तो लड़की मूव भी नहीं कर पा रही थी, मतलब उठाने को छोड़ो, मूव करती तो मूव भी नहीं कर पाती। तो मूव ना करने का सबसे बड़ा कारण ये था, क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटी मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब भयंकर लग रही थी। तो ये चीज है, कोई बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी वो फ्रिक्शन पे तो मैटर करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा उस पर भी मैटर करता है कि तुम्हारी ग्रेविटी कितनी हो रखी है, ये चीज है। तो यहाँ तुम्हारी बात करूं कि गाड़ी इतने अच्छे से मूव कर पाई, अगर मान लो कि अगर वो भी होता, भारी भी हो गाड़ी होती, तो क्या कोई भारी गाड़ी को मूव नहीं करा पाता? क्या करा लेता है, बिल्कुल करा लेता है। लेकिन क्यों करा पाता है, क्यों? वहां तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जो पुश फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन को कैसे ओवरकम कर पा रहा है, तो वो व्हील कर पा रहा है। व्हील का काम ही यही होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर दे। तो ये चीज है। तो जब भी हम इस तरीके के फोर्स में जब भी हम एक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, है ना, जब भी हम इस तरीके से एक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, फोर्स ऑफ पुश लगाते हैं, तो फोर्स ऑफ पुश लगाने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा मतलब क्या हो जाता है, कम हो जाता है टायरों की वजह से, जिसकी वजह से एक अनबैलेंस फोर्स देखने को मिलता है। मतलब कि इस कंडीशन में जो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स है वो तुम्हारा जीरो नहीं है। तो अगर तुम्हारा अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा किसी भी कार में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, मतलब कि वो रेस्ट से मूविंग बॉडी में आएगा, ये चीज है। और अगर आप ज्यादा तेज पोजीशन चेंज करोगे तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी, ये चीज है। तो फिर उसके बाद आपको इस तरीके से डायग्राम बना के दिखाना है। तो यहाँ देखो, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ पुश, है ना, फिर उसके बाद ये एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बीच में ऐसे ना लिखूं, टॉय कार मूव, तो एक तरीके से तो ये फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? या तो आप न्यूटन के सेंस पे लगाने की कोशिश करना। लेकिन जब भी आपका फोर्स ऑफ मतलब क्या कहते हैं, जब भी आपकी कोई बॉडी मूव करती है तब उस कंडीशन में हम मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा ग्रेविटी है, ग्रेविटी और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, उसको कम ही लेने की कोशिश करते हैं, है ना, कि ताकि हमें बॉडी मूव कराने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ये चीज ना हो।
ठीक। अब उसके बाद देखो, फिर उसके बाद ये हैवी बॉक्स वाला है ना, इसमें मैंने तुम लोग को अच्छे से बताया कि ये कंडीशन तो इसकी है। अब इसने पुल फोर्स किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो उसके बाद इसने फिर बंदे ने उठाया, फिर उसके बाद इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट, है ना। अब ये उठा के रखा हुआ है, बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, ताकत लग रही है, ताकत खत्म। जैसे ताकत खत्म वैसे क्या होगा, ग्रेविटी नीचे आएगी, है ना। तो अगर आप हैवी बॉक्स को उठा रहे हो, पुश कर रहे हो, अगर हाँ स्ट्रांग फोर्स है, तो अगर जब तक आप पुश कर पा रहे हो, जब तक आप फेस कर पा रहे हो, तब तक वो बैलेंस फोर्स है। लेकिन जैसे आपने उसमें अनबैलेंस फोर्स लगा, तो वो जो हैवी वेट क्या होगा, वो मूव करेगा, और मूव करने के बाद वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो बिल्कुल नीचे जाएगा। वो नीचे क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, और ग्रेविटी का फोर्स इतना ज्यादा है कि वो तुम्हारे अपवर्ड फोर्स जो तुम्हारा हैंड लगा रहा था, पुश फोर्स लगा रहा था, उससे ज्यादा है। तो जिसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो फिर तुम्हारी फिर से नीचे आ जाएगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा वेट जैसे रिलीज होगा, अनबैलेंस फोर्स लगाएगा ग्रेविटी, और जो वेट होगा वो आपका ग्राउंड में जाकर धम्म से एकदम गिरेगा। तो इस कंडीशन में भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका मोशन में आ गया, ये चीज है। अब उसके बाद अगर जैसे मान लो मैं टग ऑफ वॉर में तुमको दिखाता हूँ, तो जैसे टग ऑफ वॉर में ये देखो, ये तुम्हारा घसीट रहा है, ये तुम्हारा घसीट रहा है, मतलब क्या कहते हैं, टीम ए पोजीशन ने ज्यादा मतलब फोर्स लगाया, टीम बी पोजीशन ने कम फोर्स लगाया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, टीम ए जीत गई। मतलब यहाँ भी तुमको एक अनबैलेंस फोर्स देखने को मिला, ये चीज है ना। अब अगर आ जाओ इसको, अगर जैसे मैं फिर से तुम लोग को दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड। रुकना एक सेकंड। ओह ये फ्रीज हो जाता है एक तो, ठीक है, ये चीज है। ठीक। अब जैसे इसको देखो, ये क्या है, दोनों तरफ से फोर्स लगाने की कोशिश हो रहे थे, दोनों 10 न्यूटन, जैसे 12-12 न्यूटन एकदम कायदे से फोर्स लगा रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ जो रोप थी, वो रोप क्या हो गई, टूट गई। जैसे ही रोप टूटी, वैसे ही पार्टी क्या हो गई, गिर गई, है ना। तो याद रख लेना, जैसे ही टग ऑफ वॉर होगा, टग ऑफ वॉर में अगर कोई भी सडनली, अगर कोई भी अपने रोप को रिलीज कर देता है, तोड़ देता है, या फिर ज्यादा फोर्स लगाता है, तो इसका मतलब है कि वहां अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो पीछे बैकवर्ड फॉल करेगा, और जैसे बैकवर्ड फॉल करेगा, तो इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि यार अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही आपके बॉडी में मूवमेंट आया है, अदरवाइज मूवमेंट नहीं आता है। यहाँ वीकर टीम ने कम फोर्स लगाया, और जो तुम्हारी बड़ी बड़ी टीम थी उसने ज्यादा फोर्स लगा, तो आपका मूवमेंट दिखा, अदरवाइज वरना देखो पीछे वाली टीम में क्या था, दोनों एकदम बैलेंस फोर्स लगा रहे थे, तो मूव ही नहीं कर पा रहा था। हमारी शेरू महारानी एकदम अच्छे से कर पा रही थी, तो वो नहीं मूव करा पा रहे थे, तो वहां बैलेंस फोर्स लग रहा था। तो अगर कभी भी अनबैलेंस फोर्स लग रहा है किसी बॉडी में, तो उस बॉडी में मोशन तो बिल्कुल प्रोड्यूस होना ही होना है। जैसे अनंत में बोलना है कि मतलब कि अगर भैया, अगर कभी भी बॉडी को अगर मूव कराना है, स्टेशनरी पोजीशन से अगर मूव कराना है, तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं अनबैलेंस फोर्स लगाना ही पड़ेगा, है ना। और अगर मान लो कि अगर बॉडी मूव कर रही है, और अगर आपको स्टॉप करना है भैया, तो आपको कहीं ना कहीं भैया आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना ही पड़ेगा, है ना। ठीक। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा रोल वाला, या फिर जैसे मान लो कि ये साइकिल ही वाला हो गया। अब मैं बोलूं कि ये साइकिल तुम्हारी क्यों भाई रुक गई, जैसे मान लो कि पैडल चला रहा था, फोर्स लगा रहा था, फ्रिक्शन किया गया, फ्रिक्शन किया गया, लेकिन जैसे ही बंदे ने साइकिल स्टार्ट कर दी, पैडलिंग स्टार्ट कर दी, मतलब क्या कहते हैं, स्टॉप कर दी, तो पैडलिंग स्टॉप करने की वजह से क्या हो गया, फ्रिक्शन तुम्हारा ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, तो गाड़ी रुक गई आपकी। तो बॉल रोल कर रही है ग्राउंड में, अनबैलेंस फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा, तो आपकी बॉल क्या हो गई, रुक गई, है ना। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स लगा किसी भी बॉडी में, तो यहाँ तुम्हारी जो स्पीड और जो तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये चेंज हुआ। इसका उल्टा भी हो सकता है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर किसी भी बॉडी का स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो अगर मान लो कि स्पीड ऑफ डायरेक्शन को लेकर अगर मैं बॉडी के चेंजेस की बात करता हूँ, तो ये भी चीज हो सकता है। एग्जांपल में तुम्हारे अगर जैसे मान लो कि तुमने साइकिल में पैडलिंग स्टॉप कर दी, तो आपकी साइकिल रुक जाएगी, रुक जाएगी एकदम, क्यों, क्योंकि उसमें आपने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया। आपने फ्रिक्शन फोर्स के मतलब क्या कहते हैं, एकदम मतलब क्या कहते हैं कि उसके ज्यादा फोर्स, मतलब उसके बराबर फोर्स लगाया ही नहीं, कि ताकि आपके मतलब गाड़ी एकदम बराबर जाए, इस तरीके से जाए, है ना। उसमें जो अपोजिट फोर्स है वो कम था। तो भैया अगर जैसे मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स के हम लोग एकदम बराबर ही लगाते हैं, या फिर मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं है, क्या नहीं है, जैसे मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो अगर मैंने बोल दिया कि इन केस अगर जैसे मान लो कि अगर अनबैलेंस फोर्स है, उसमें आपको मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं, कोई भी एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो फिर जो आपकी बाइसाइकिल है, जो साइकिल है, वो आपकी लगातार चलती रहेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपका एयर रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन आप एयर रेजिस्टेंस को स्टॉप कर सकते हो, साइकिल के टायर ने फ्रिक्शन को स्टॉप कर दिया। तो अगर जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारे आगे बंदे चल रहे हैं, उनमें तुमको मतलब क्या कहते हैं, मतलब बैलेंस फोर्स ज्यादा क्या? लगेगा, माइक ऑफ करो, उसमें तुम्हारा ज्यादा बैलेंस फोर्स लगेगा। लेकिन तुम्हारा ये अनबैलेंस फोर्स, मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा एक तरीके से अनबैलेंस फोर्स है, जो कि तुम्हारा फ्रिक्शन को कट ऑफ करके ज्यादा स्पीड में भाग रहा है ना। तो तुम्हारा कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट पुशिंग फोर्स लग रहा है, तो जिसकी वजह से बॉडी और ज्यादा मूव करेगी। कार्ड भी ये कंडीशन करती है, अगर आपको मूव कराना है, तो आपको मतलब क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगाने की कोशिश करना ही पड़ेगा, ये चीजें। तो इस चीज को समझ जाओ। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर बॉडी आपकी कंटिन्यू मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो करती रहेगी।
अगर आपने उसमें अनबैलेंस फोर्स तब तक नहीं लगाया जब तक आप जैसे अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी। हो सकता है उसकी स्पीड बढ़े या फिर हो सकता है उसकी स्पीड घटे। तो ये तुम्हारे गैलीलियो साहब ही थे जिन्होंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे ही चलता है अगर उसमें कोई भी फोर्स एक्ट ना हो। मतलब कि ना तो उसमें ज्यादा ग्रेविटी, ना ही ज्यादा उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगे, नहीं तो तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस लगे, तो बॉडी हमेशा मूव ही करती रहेगी। ये चीज है। तो इस चैप्टर में तुम्हारा मैं कभी भी अगर फोर्स बोलूंगा ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो तुम हमेशा याद रखना कि भैया अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? आ गया इतना? ठीक हाँ है। भैया। चलो हाँ अब भैया। आ जाओ। अब जल्दी जल्दी एमसीक्यूज बताओ। प्रोमिता तो होगी नहीं हुई, है ना? बिटिया माई। चलो कोई बात नहीं, यश बताओ। What are unbalanced force? भैया ऑप्शन बी forces where the resultant all force वेरी acting गुड, on है ना? जहाँ तुम्हारा body is रिजल्टेंट फोर्स not तुम्हारा zero. जीरो नहीं है। आ जाओ कुलदीप, इसको बताओ बेटा। What can be unbalanced force do to a body? Yes, C. सी। वेरी गुड। आज सी। अच्छा, व्हाट व्हाट कैन अनबैलेंस फोर्स टू डू अ बॉडी? तुम्हारा स्टॉप भी कर सकती है ना? मूव भी कर सकती है। तो तुमको पूछना चाहिए, देखा करो ना। मैंने बोला ना, रैशनैलिटी अलाउ। पूछो कि भैया सी भी तो हो सकता है, डी भी तो हो सकता है। जैसे तुमने सी बोला, बिल्कुल बोला। नहीं, मेक अ मूविंग बॉडी मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर वो कांस्टेंट स्पीड में मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में चलेगी, तो क्या तुम उसको बैलेंस फोर्स बोलोगे या अनबैलेंस फोर्स बोलोगे? बताओ मुझे। बोलेंगे B होगा। बैलेंस बोलेंगे ना, वो चीज है। तो क्वेश्चन को मतलब सही से समझो, ये चीज है ना? तो इसमें क्या बोला है कि अगर आप किसी भी बॉडी में अनबैलेंस फोर्स लगाते हो, तो अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी या तो स्टॉप होगी या तो बहुत ज्यादा तेज भागेगी। रेस्ट में तो मतलब क्या कहते हैं, रेस्ट में तो रहेगी नहीं, मूव करनी ही करनी है, कुछ भी नहीं होगा। ये भी बात गलत है। अभी बोल रहा है कि आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया जिसकी वजह से बॉडी तो मूव की, लेकिन कांस्टेंट स्पीड में मूव की। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है मेरे को फोर्स लगाने की वजह से, तो वो अनबैलेंस फोर्स नहीं, वो बैलेंस फोर्स होगा। ठीक है। आ जाओ अनंत, अब इसका आंसर बताओ बेटा। When an unbalanced force act on a body, they can produce a change in its state of rest or of uniform motion. वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। According to the text, what is one effect of an unbalanced force acting on an body? It will make body lighter. It can change body speed and direction of motion. It बताओ क्या may होगा? take body invisible. It keeps body in current. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका अगला आंसर बता दो यश। What causes a stationary toy car to start moving when you push it? भैया ऑप्शन बी unbalanced force. वेरी गुड, फैंटास्टिकली। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। In the example of the toy car, what two forces are equal and opposite, thus balancing each other? लेकिन जो टॉय कार का इसमें जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वो टॉय कार तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन से नहीं मूव कर रही है। तो मुझे तो फिर भी उस कंडीशन में जो तुम्हारे दो फोर्स हैं वो तुम्हारे इक्वल और अपोजिट हो रखे हैं, तो वो कौन से तुम्हारे फोर्स हैं? Yeah, C. सी, है ना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोला कि जो तुम्हारी टॉय कार मूव कर रही है वो तुम्हारी यूनिफॉर्म नहीं मूव कर रही है ना? तब उस केस में जो तुम्हारे दो फोर्सेस हैं, मतलब क्या कहते हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हारे दो ही फोर्सेस मतलब अपोजिटली मतलब वो तुम्हारे मतलब एक्ट करे, नहीं। तुम्हारे बैलेंसिंग उसमें तुम्हारा ग्रेविटी और वो तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ तुम्हारा पुश भी करेगा, मतलब वो सारी चीजें भी करेंगी, फ्रिक्शन भी करेंगी, ये चीज ना। तो इसको समझने की कोशिश करना। आ जाओ, अब आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। लेकिन अगर तुम पिछले वाला क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो पिछले वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर जैसे मान लो कि टोय कार का एग्जांपल लेते हो, उसमें जो तुम्हारे दो फोर्सेस लग रहे हैं वो तुम्हारे इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो गाड़ी तुम्हारी बैलेंस हो रही है। तो कौन से दो फोर्स लग रहे हैं? तो तुम्हारे ग्रेविटी और रिएक्शन ऑफ फोर्स तो ये कॉमन है, बैलेंस तो रहेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा पुश और फ्रिक्शन भी होगा, क्योंकि अगर पुश और फ्रिक्शन लगा रहे हो तो ही तो आपका वो बैलेंस हो रहा है, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें। आ जाओ अनंत, अब इसका आंसर बताओ। Why is a toy car able to move more easily when the heaviest works on the previous? Because it is lighter. So बिकॉज इट इज लाइटर। या फिर या फिर बी बी हाँ, बी वाला है ना? कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसमें केवल दो ही फोर्स लगेंगे, या तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या तो फिर
फोर्स ऑफ तुम्हारा पुश है ना, ये चीज है, या तो फोर्स ऑफ पुल, ये चीज है। तो इस कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है क्योंकि व्हील का कम हो रखा है, ये चीज है। कोई बॉडी लाइट है इस वजह से ग्रेविटी लेस है तो बॉडी मूव कर रही है, ये एक अनलिमिटेड बात होगी। वरना तो तुम्हारे घर में मतलब क्या कहते हैं, एक बॉटल भी रखी होगी, वो क्यों नहीं मूव कर रही? वहां तो वो भी तो लाइट हो रखी है, वहां भी तो ग्रेविटी उसमें कम लग रही है ना। वो ग्रेविटी मतलब क्या कहते हैं, उसमें भी तो मतलब क्या कहते हैं, उतनी जल्दी नीचे नहीं आ रहा, ग्रेविटी का फोर्स उसमें भी इक्वल हो रखा है ना। तो फिर उस कंडीशन में क्यों नहीं हो रखा? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैटर करता है ना। और जो तुम्हारी कार मूव कर रही है वो तुम्हारी व्हील के कंसिडर मूव कर रही है। चलो आ जाओ, अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। What is the overall effort of the force acting on the toy car when it starts to move? The result force is zero, force are balanced, the force are unbalanced. Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। According to the test, why does a toy car move from its position of rest when you push it? My option C, there is a net unbalanced force वेरी acting गुड, on the car. वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। कुलदीप, कुलदीप नहीं है? है चलो ठीक है, तुम Yes, बताओ। yes. अच्छा हाँ, पढ़ो। To move a stationary बताओ क्या होगा इसका आंसर। अगर मान लो कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है, तो जो मेरा फोर्स ऑफ पुश होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन के इक्वल, फ्रिक्शन से कम, फ्रिक्शन से ज्यादा, या सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन अपोज करता है? greater. ग्रेटर होना चाहिए। वेरी गुड। आ जाओ, आप आ जाओ अनंत, इसका आंसर बताओ। In the case of the moving toy car, what can be said about the resultant of all force acting on it? The resultant is not zero. हाँ, द रिजल्टेंट इज नॉट जीरो। वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। the toy car moves in direction of the मैंने बोला smaller टॉय कार force. मूव कर रही है, यहाँ देखो मूव कर रही है, और मूव वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब किस तरीके से Smaller मूव force. करेगी? स्मॉलर फोर्स से, या फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अच्छा अगर स्मॉलर फोर्स होगी तो फ्रिक्शन उसको मूव कराने देगा? नहीं स्मॉलर कराने फोर्स देगा, की तरफ मूव करेगी ना. है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि मतलब मैं बोलता हूँ कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं टॉय कार मूव कर रही है, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मूव क्यों कर पा रही है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मतलब फोर्स है वो तुम्हारे फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, वो चीज है। तो यहाँ जो तुम्हारा ऑप्शन में जो फोर्स लिख रखे हैं, है ना, ये फोर्स तुम्हारा बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है ऑप्शन सी, कि तुम्हारा कार का मतलब टॉय कार का फोर्स जाता है जिसकी वजह से मतलब तुम्हारी कार मूव कर रही है। इस चीज को समझो, ठीक है। ये अगर मूव्स लिख कर आ रहा है तो ये चीज हो गया, समझ जाना इसको। चलो आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। How can a heavy box हम्म अगर आपको, हाउ हाउ कैन हैवी बॉक्स बी मूव, बताओ। आवाज नहीं आ रही, अनंत तुम बताओ बेटा। How can a heavy box be moved? हम्म By pushing with the force that is greater than the force of friction. वेरी गुड, फैंटास्टिकली। चलो आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ बेटा। What happens when a person release weight they are holding above the ground? Balance force of gravity make the weight float. Unbalanced force of gravity make weight fall to the ground. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, फैंटास्टिकली। आ जाओ कुलदीप, अब इसका आंसर बताओ। अनंत। When a weightlifter holds weight steady above the ground, what is the relationship between the force of gravity and the force of their hand? The upward force of their hand is greater.
हाँ, भैया मेरी क्वेश्चन बारी बोल तो रहा आई है। नहीं। क्या बोल रहे हो? मेरी बारी तो आई नहीं। ब्रो तुम चले गए थे ना। ये था नहीं भैया मैं। हाँ, मुझे लगा तुम चले गए। ठीक है, ये अब सुनो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा वेट लिफ्टर है, तुम्हारे वोल्ट को कुछ समय के लिए मतलब क्या कहते हैं, होल्ड करके रखा है। तो ये समय जो आप रिलेशनशिप लगाओगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अपने हाथों के थ्रू, उसके अगेंस्ट में वो कैसा होगा? बताओ मुझे। इक्वल होगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं अनबैलेंस्ड होगा, या फिर मतलब ज्यादा होगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी? बताओ। भैया उसने उठा लिया है ना पूरा। हाँ, उठा लिया है। स्टेडी, तो उठा लिया स्टेडी, तो स्टेडी अबव द ग्राउंड मतलब क्या होता है? कि मतलब उसने उठा लिया है और उसमें साथ में फिर होल्ड भी लिख उसकी रखा फोर्स ज्यादा है है ना? उससे। होल्ड वेट मतलब उसने वेट को होल्ड करके रखा है, मतलब पकड़ के रखा है, गिरने नहीं दिया है। तब उस केस में आप क्या बोलोगे? जो आपकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आपके हाथों से जो लग रही है, पुश ऑफ फोर्स लग रही है, वो उसके इक्वल है, या फिर उससे ज्यादा है, या कम है, या वो है? बताओ। उसकी ज्यादा है। तुम बताओ यश। When a weightlifter holds weight steady above the ground, what is the relationship between the force of gravity and the upper force of their hand? भैया ऑप्शन सी द अपर फोर्स ऑफ देयर हैंड्स इज ग्रेटर। सोचो। अरे भैया ऑप्शन बी होगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटर। सोचो। तुम बताओ अब अभिषेक तुम सोचो। अरे समझ गया भैया, मैं वो आपने हाईलाइट ऐसे करके रखा है ना, वो वेट्स का एस और स्टडी का एस, तो अच्छा मेरे को बात बताओ। कंफ्यूज अच्छा हो गया। सुनो। तो आनंद, ऑप्शन डी होगा, द आनंद तुम फोर्सेस खुद आर सोचो। बैलेंस। जैसे मान लो कि तुमने अपने हाथों से दम लगाया, ठीक है, अपने हाथों से दम लगाया, और जब तक तुमने मतलब क्या कहते हैं, जब तक तुमने अपने वेट को होल्ड करके रखा है, तो मुझे बताओ वो कौन सा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स होगा या अनबैलेंस फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स होगा ना। तो क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि जब भी वेट लिफ्टर वेट को होल्ड कर रहा है ग्राउंड से ऊपर कुछ समय के लिए, तो जो उस समय जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और जो आपका जो हाथ पुश कर रहा है वो क्या होगा? वो बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा? आप समझ। बैलेंस होगा। बैलेंस्ड होगा। और क्योंकि अगर जैसे बैलेंस नहीं हो तो फिर क्या होगा? बताओ मुझे। अगर बैलेंस नहीं हो तो फिर क्या होगा? अनबैलेंस। बैलेंस्ड नहीं होता तो गिर जाता तब तो। हाँ, गिर जाता है ना। वेरी गुड, गिर जाएगा, ये चीज है ना? इस चीज को समझ लेंगे, है ना? तो थोड़ा सा कंसेप्ट को ज्यादा समझ, दिमाग ज्यादा प्रेशर नहीं देना। अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। What kind of force makes the heavyweight कुलदीप भी है ना? move when they are pushed by very strong force? नहीं भैया Unbalanced. कुलदीप नहीं। अनबैलेंस फोर्स है ना। तो ये चीज हो गया। वेरी गुड। कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हैवी वेट है, वो आप उसको पुश कर पा रहे हो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से? तो वो आप एक अनबैलेंस फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। लेकिन जैसे ही आपने कुछ समय के लिए उसको होल्ड करके रख लिया, इसका मतलब है कि आप ग्रेविटी के एकदम इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हो। ग्रेविटी के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मतलब कि उस समय वो बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आ गया। ये चीजें आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ यश। What happens to the to a tug of war team when the opposing team suddenly releases the rope? भैया ऑप्शन सी दे फैल बॉल। दे वेल ऑप्शन बी they fall backwards due बैकवर्ड। to वेरी गुड है ना, आ जाओ। unbalanced force. वेरी गुड। अनंत अब इसका आंसर बताओ। What is the effect of an unbalanced force on a body? It produces motion in the body. Yeah, it produces motion. वेरी गुड है ना, इट प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी। चलो आ जाओ। अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। What is the primary cause of tug of war team falling backward when their opponent? Option D. अनबैलेंस फोर्स की वजह से ना। और अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे टग ऑफ वॉर टीम में जो दोनों तरफ से टीम थी नहीं वो जाना। एक दूसरे को हिला ही नहीं पा रही थी, तो फिर कौन सा फोर्स लग रहा था? Balance. बैलेंस फोर्स लग रहा था। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। अनंत, वो सॉरी यश।
The passage states that an unbalanced force can also stop a moving body. है ना? ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया तो बॉडी आपकी मूव ही करती जा रही है। आपने अगर जैसे मान लो कि कोई बॉडी तुमसे दूर जा रही थी, लेकिन आपने उसको पुल फोर्स लगा दिया, उसके अपोजिट में डायरेक्शन फोर्स लगाया, तो उसकी स्पीड कम भी तो हो सकती है, बॉडी कम करके रुक भी सकती है, ये भी चीज हो सकता है ना? तो ये भी कंडीशन आ गई। अनंत, अब इसका आंसर बताओ। What force causes a rolling ball to stop after some time? The force of friction. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेरी गुड, लेकिन पूरा पढ़ने की कोशिश करो, है ना? द फोर्स ऑफ द अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये चीज हो गया, है ना? अब देखो, विंड भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है ना, कि अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे इस कंडीशन में तुम बोल दो भैया फ्रिक्शन तो फोर्स लगाते ही लगाता है, विंड भी लगा सकता है, जैसे मान लीजिए कि काफी तेज वो हो रही है ना? तो लेकिन अब जिस तरीके से बोलोगे तो फिर कह दोगे को भैया कुछ भी फोर्स हो सकता है कि कोई अपने हाथों से आगे रोक दे। लेकिन इसमें से सबसे बढ़िया ऑब्जेक्टिव आंसर कौन सा है? तुम्हारा पहला ही वाला, जो Friction. तुमने पहला ही वाला फ्रिक्शन वाला है। गुड। आ जाओ, अभिषेक इसका आंसर दो बेटा। What happens to the speed of a moving bicycle when the rider stops pedaling? हम्म। The speed increase, bicycle stop immediately. The speed stay the same, bicycle slow down when we stop. Option D, ऑप्शन डी है ना, बाइसिकल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और उसके पीछे का मेन कारण क्या है अभिषेक? friction, फ्रिक्शन है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, मतलब बैलेंस लग रहा है, अनबैलेंस लग रहा है? unbalanced. अनबैलेंस लग रहा है, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। यश। If the speed of a body changes, what can we conclude? An हम्म। unbalanced force is acting on it. Option C. हाँ, ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ आनंद बेटा। Yeah, हाँ बोलो बेटा। ये मेरे को एक The डाउट है। force of हाँ friction पूछो, is पूछो तो always पूछो, डाउट पूछो तो पूछो। भैया मेरे को डाउट ये है कि अगर कोई मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट है बॉडी, अगर हम लोग उसको राइट साइड की तरफ हम लोग उसको 10 न्यूटन के फोर्स से अगर हम उसको पुश कर रहे हैं, और अगर यस। वो लेफ्ट साइड की तरफ से अगर कोई और मतलब जैसे कि वो लेफ्ट साइड की तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स या फिर जो एयर ड्रैग लग रहा है भैया वो 2 न्यूटन का लग रहा है, और हम लोगों ने उसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो क्या भैया उसका जो फोर्स है जो हमने लगाया तो वो माइनस में होगा? जैसे मान लो कि मतलब सटर है, सटर वाला एग्जांपल देते हैं। तुम अगर जैसे मान लो कि सटर की ऐसी पोजीशन में खड़े हो कि जैसे तुम उसको लेफ्ट की तरफ धक्का दे रहे हो, ठीक है? अब अगर मान लो कि सटर भी तो अपने आप को धक्का देने की कोशिश करेगा, मतलब वो करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम्हारा उससे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो शटर खुल जाएगा तुम्हारे लिए। तुम वो जानते हो, वो रेलिंग वाला जो शटर जो हाथ से खुलता हाँ भैया। है ना? वो चीज है। जैसे इस तरीके का जो गेट होता है, ऐसे गेट होता है ना? जिसमें मतलब नीचे ऐसे जाली 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 ऐसी बनी रहती है। और आप अगर जैसे पुराने टाइम की अगर तुमने वो देखी होंगी, एलिवेटर्स देखे होंगे, है ना? तो जो उसमें एलिवेटर्स में क्या होता था, तो पहले ऐसे ऐसा करके बंद खोलना पड़ता था, बंद करना Channel. पड़ता था। हाँ, चैनल बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो जो तुम्हारे चैनल्स होते हैं, चैनल्स में यही कंडीशन तो है, अगर जैसे मान लो कि आप लेफ्ट में भेज रहे हो उसे, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे कम होता है? वो नीचे तुम्हारा देखना टायर लगे होंगे, लोहे के वो लगे होंगे, छोटे 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 टायर लगे होते हैं, वो चीज होता हाँ है। भैया। लेकिन अगर जैसे हम उसके उसके अगेंस्ट में तुम वर्क कर रहे हो, ये इस तरीके से कर रहे हो ना, वरना टायर तो तुम्हारे सामने की ओर ऐसे होते हैं, लेकिन टायर तो तुम्हारे इस तरीके से बन रखे हैं, क्यों? क्योंकि तुम फोर्स इधर साइड को लगा रहे हो ना, तभी तो टायर भी इधर साइड को हो रखे, ये चीज हो रखा है। अब अगर जैसे मान लो कि एक कुछ टाइम पीरियड हो गया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, अब तुम देख रहे हो यार फ्रिक्शन फोर्स कैसे बढ़ रहा है, टायर अपना काम कर रहा है, बॉडी अपनी जगह हो रखी है, लेकिन हो सकता है कि धूल आ जाए, डस्ट वगैरह आ जाए। तो डस्ट वगैरह के आने की वजह से तुम मुझे बताओ, चैनल को जब तुम बंद करते हो तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती हाँ भैया। है ना? तो ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा आनंद। भैया एक सेकेंड रिकनेक्टिंग हो रहा है. You lost your network connection trying to reconnect. लाइट तुम्हारी चली गई ना. आवाज आ रही है ब्रो, लेकिन हाँ. च, पढ़ो। If the speed of a body changes, नीचे what नीचे can be वाला the क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज। always increases the opposes the motion of an object. बताओ।
इसका ऑप्शन बी है। वेरी गुड, है ना, अपोजिट द ऑप्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। आ जाओ, अभिषेक इसका आंसर बताओ। According to the text, why does a moving bicycle and eventually इवेंचुअली। slow down and stop? हम्म। Unbalanced force of friction opposes its motion. हाँ, वेरी गुड, है ना, ये चीज है। अब जैसे सोलर द राइडर गेट्स टायर्ड, वो नहीं है, उसकी वजह से नहीं। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश। यश। Who stated that objects move with a constant speed when no force acts on them? B option B Galileo. गैलीलियो। वेरी गुड। आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो, आनंद। What would happen to a moving bicycle if there were no unbalanced force or friction or air resistance? अ, हम्म। हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये सब होएगा ही नहीं तो। नहीं, अच्छा, सिंपल है। मूविंग जैसे मान लो कि आप बाइसाइकिल है साइकिल चला रहे हो, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, तो कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। साइकिल मूव कर रही है, मतलब तुम चला रहे हो, तो उस समय कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका अनबैलेंस फोर्स नहीं रहा तो मतलब बैलेंस फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो ये चीज है, मतलब साइकिल आपकी कांस्टेंट स्पीड में चलेगी, स्पीड फॉर एवर हमेशा के लिए चलती रहेगी, ये चीज हो गया। डी, है ना, रिमेन फॉर एवर, सॉरी, ये चीज है। कांस्टेंट स्पीड से भी जा सकती है। अच्छा, वुड स्पीड अप फॉर एवर, नहीं नहीं, ये नहीं। स्पीड अप का मतलब बढ़ती चली जाएगी, नहीं, हमेशा बढ़ती नहीं चली जाएगी। वो मूव फॉर एवर, वो हमेशा मूव करती रहेगी एट अ कांस्टेंट स्पीड, बस ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, अभिषेक। When the text mentioned of force acting on हाँ। an body, अब जैसे force मान लो कि acting इस on चैप्टर की बात करते हो, क्या, जैसे मान लो कभी भी एक चैप्टर में ये टर्म लिखा रहता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो उसका मतलब हम किस चीज को रेफर करने की कोशिश कर, बैलेंस, अनबैलेंस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। unbalanced. अनबैलेंस फोर्स, है ना, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। इस चैप्टर में अगर मैं कहीं बोलूँ ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो तुम ये मत बोलना कि भैया वो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मतलब क्या बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, नहीं नहीं, हर केस में अनबैलेंस फोर्स हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। अब देखो, अगर बोला जाए ना बैलेंस फोर्स और तुम्हारा अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तो अब तुम लोग को समझ में आना चाहिए। बैलेंस फोर्स जिसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके रिजल्टेंट जो फोर्स है वो तुम्हारा जीरो है। और अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि अगर वो मूविंग है, तो वो मूविंग की कंडीशन कौन सी है, उसकी यूनिफॉर्म कंडीशन है, जिसकी वजह से वो उसमें कोई भी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या है उसका, जीरो है। लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स है वो हमेशा तुम्हारा मूव करेगा। अब वो मूव दो तरीके से कर सकता है, या वो तुम्हारी स्टेशनरी पोजीशन से तुम्हारा वो मूव करना स्टार्ट करेगा, या तो वो तुम्हारा मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड जो होगी वो तुम्हारी प्लस में जाएगी या तो माइनस में जाएगी, तो दोनों ही कंडीशन में। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, तुम्हारा जीरो होगा। तो इससे बड़ी जो मैं अभी मैंने तुमको 5 मिनट में समझाने की कोशिश की है ना, और अगर मान लो कि मैं 2 मिनट और एग्जांपल दे देता, तो ये 7 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं थी, लेकिन बेसिक समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये गिव एग्जांपल, नहीं नहीं, हाँ, ठीक है, व्हाट, वो अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, एंड व्हाट आर एंड व्हाट आर द फोर्सेस इन एक्चुअली इन द रिजल्टेंट फोर्सेस, है ना। ये चीज है कि मतलब हम कौन सी फोर्सेस की बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारा कितने मार्क्स का रखूं, ये तुम्हारा 5 मार्क्स का है। इसमें बस यही बताना है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, और क्यों रिजल्ट, फिर उसके बाद बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आउटकम विल अकर इफ फोर्स एक्ट
on a body is balanced and unbalanced. ठीक है, give two example in each case. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 6 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग ले और दे देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग को कौन सा दूं? ये एग्जांपल्स हाँ, 2 एग्जांपल हो गए ना, बस एक वो वाला तुम्हारा उसका बता देता हूँ। जैसे व्हाट हैपन if you cycling and there is no friction force, there is no friction force. ठीक है, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, बस थोड़ा वाई को एक्सप्लेन कर देना। ये हो गया क्वेश्चन। ये मान लो कि तुम्हारा 4 से 5 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 2 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? सॉरी, 3 क्वेश्चन में किसी को? पक्का नहीं भैया। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब तुम लोग की कोचिंग वगैरह होगी कुछ, है ना? क्यों? हाँ भैया। भैया और ये तुमने क्या मैसेज किया आनंद? नहीं मैं अभी इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये अब तो यार तुम लोग